जय हिंद साथियों, नमस्कार। ना थके हैं पांव मेरे, ना कभी हिम्मत हारी है। देखे हैं मैंने जिंदगी में कई दौर, इसीलिए आज भी सफर जारी है। बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, आप सभी के पास अभी अंतिम अवसर चल रहा है। इस अंतिम अवसर में आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, ये मेरा मानना है, और देखने के बाद आप खुद ये बात कहेंगे। तो देखते हैं आज की इस क्लास में। और जो बीएसटीसी की तैयारी नहीं भी कर रहे वह भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, सभी चीजें आपके साथ रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। तो आज ये महामैराथन क्लास आप लोगों का स्वागत है, और इसका पहला प्रश्न है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग का गठन कब किया गया। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना, एक तो ये प्रश्न आ गया कि माउंट बेटन योजना कब थी, तो 3 जून 1947। ये तो माउंट बेटन योजना है। भारत पाक का विभाजन, ऐसे ही पूछा जाता है कि जब अपना एकीकरण हुआ, एकीकरण, तो एकीकरण के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम, तो एक बार सभी बताइएगा, जवाब दीजिएगा। क्लीमेंट एटली, बहुत बढ़िया, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, ये भी आपके पास में अच्छा प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं अपने कि 4 जनवरी 10 जनवरी, आप सभी का जवाब आ रहा है 5 जुलाई 1947 को, और इसकी स्थापना हुई श्रीनगर में। कहां पर हुई? श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो अध्यक्ष थे आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। और अपने से बात की जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो बारदोली की महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? बारदोली की महिलाओं ने यह उपाधि दी थी। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है इनको, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और प्रश्न आता है कि यहां पर सचिव कौन थे? सचिव थे वीपी मेनन। मुझे वीपी मेनन का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बताइएगा। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हरकेश जी, अंतिम समय है, अंतिम मोर्चा है, और इसमें कहते हैं ना, जी जान लगा दीजिएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। बिल्कुल, ललिता मैडम भी आएगी आपको अंत में हिंदी करवाने, बीच में शिक्षण अभिरुचि में जब आएगी तब उनको एक अबोध बालक की तरह समझाऊंगा मैं आप लोगों को। बहुत बढ़िया। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, 1 घंटे बाद में फटाफट शेयर कीजिएगा कि किसने कहा था। तो देखो, एकीकरण के समय बात कही गई, हरमन सिंह ने कहा कि मैं अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता हूं। वीपी मेनन जो है, उनके सर पर पिन पिस्टल तान दी, तब माउंट बेटन वहां पर आ पहुंचे। इसका वितार का ध्यान रखें। और दूसरा मैं आपको बताऊं एक चीज और, जब मेवाड़ महाराणा जो यूनियन संघ बनाना चाहते थे, ध्यान रखना, तब हनुमान सिंह ने कहा कि अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिला लो। तो मेवाड़ महाराणा ने, भोपाल सिंह ने प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा, ये मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। अगर मैं गद्दारी करता तो मुझे हैदराबाद जैसी रियासत मिलती। ना मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया है, ना मैं ऐसा करूंगा। तो ये थे उत्तर। यहां पर बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। कौन सा संघ? हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। और डूंगरपुर के महारावल ने उदय सिंह जो थे उनके द्वारा वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया। आप ध्यान रखना, एकीकरण में आपको तारीख याद रखनी है। 18, मेरे मोबाइल नंबर नोट कीजिएगा, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। बोलो मम्मा, मार्च मार्च, मम्मा, मार्च मार्च, अप्रैल अम्मा, अम्मा, अप्रैल मार्च, अप्रैल मार्च, मंजन मंजन, मई जनवरी और नवंबर, मई जनवरी और नवंबर। उसके बाद में याद करेंगे अपने क्या कि सर कोड वर्ड में बताइएगा, तो कोड वर्ड में है 48, 49, 48, 48, 48, 49, फिर 49, फिर 50,
फिर 56, सबके आगे 19 लगा दो, ये सारे के सारे 7 चरण हो जाएंगे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का ये समय लगा था। नेक्स्ट पर्सन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, तीसरा चरण है। और याद कीजिएगा कि कौन से कार्यालय किसको सौंपे गए थे। जब यहां पर बात आई कि जयपुर को राजधानी, तो दूसरों ने कहा भाई हमें क्या कमी है, हमें भी राजधानी बनाया जाए, क्योंकि मेवाड़ महाराणा ने कहा था कि मुझे 20 लाख रुपए पिरवी पर्स के रूप में दिए जाए, मेरे प्रमुख के पद को वंशानुगत किया जाए और संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को राजधानी बनाया जाए जो आजीवन रहे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा रियासती विभाग की शर्तें थी कि 10 लाख से ज्यादा प्रिवी पर्स के रूप में नहीं दे सकते थे। उन्होंने तो कहा कि हमारे को दो, धार्मिक कार्य के लिए दो, प्रजा के लिए दो, ऐसे थे। हाँ, भरतपुर के अंदर है कृषि विभाग, जोधपुर न्याय विभाग, बीकानेर शिक्षा विभाग, उदयपुर खनिज विभाग। आपसे पूछ ले राजस्व विभाग, जैसे पटवारी लगते हैं तो कहां जाते हैं, गुरुजी अजमेर जाओ वहां डॉक्यूमेंट जमा कराने। वन विभाग, जहां पर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है तो वहीं पर वन विभाग सौंप दिया कोटा, वन विभाग कोटा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। डी नंबर आपका आ रहा है 4 1 2 3, पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, शाबाश राज चौधरी। नेक्स्ट पर्सन, भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अपराधी जनजाति अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम कब लागू किया था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, पहले क्या होता था, एक कानून होता था दादरसी कानून, दादरसी कानून। अब इस दादरसी कानून के ही तहत जो ब्रिटिश भारत था, उसके द्वारा, ब्रिटिश भारत के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया गया। और उसके बाद में जयपुर राज्य ने जो शुरू किया वो था जरायम पेशा कानून, जरायम पेशा कानून। जरायम पेशा कानून 1930 ईस्वी का है। तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों की फौज, जो आप लोगों में एक आग जलती है, ज्वाला जलती है, वो क्या जवाब दे रही है, देखना चाहूंगा युवा साथियों की इस फौज को। युवा साथियों, आपकी संख्या बहुत कम है, सच बता रहा हूं मैं। बताइएगा उत्तर क्या आने वाला है। 1930 सी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जनजाति अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम के अंदर अपने बात करें 1924, क्या है 1924। और ध्यान रखना उसके बाद में एक समिति गठन की गई, मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति। इसका उत्तर होगा क्या 1933 ईस्वी। यह कानून कब समाप्त हुआ, अगर आपसे पूछा जाए समाप्त कब हुआ, तो 1952 ईस्वी। छोटू राम झरवाल, महादेव पबड़ी और जवाहर राम मीणा के प्रयासों से यह शुरू किया गया। प्रत्येक मीणा व्यक्ति को, पुरुष को या महिला को नजदीकी थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। इस कारण 1944 में नीम का थाना सिक्कर में जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में एक विशाल सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित बंशीधर शर्मा ने की थी। ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में भगत पंथ की स्थापना की। गोविंद गिरी ने वर्ष 1911 में समसभा की स्थापना की। बताओ, अब आपको बात करते हैं अपने। भगत उन्हीं के होंगे जिनके गुरु होंगे, और गुरु से याद आएगा गुरु गोविंद गिरी। रीट एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए काम का प्रश्न है कि इनका जन्म कब हुआ। यह नहीं पूछा गया था एग्जाम में, मैं बताऊंगा क्या पूछा गया था। 20 दिसंबर 1858 को। कहां पर हुआ, बांसिया गांव, डूंगरपुर में। बांसिया गांव डूंगरपुर। नहीं सर, ये बताओ आप तो कि गुरु गोविंद गिरी जो हैं, इनका जन्म किस परिवार में हुआ। ये एग्जाम में पूछा गया था रीट में, बंजारा परिवार में। किस परिवार में हुआ, बंजारा परिवार। यहां पर मुख्य प्रश्न आपके सामने है।
अब आपका उत्तर आ रहा है बी, केवल 2 सत्य है। गोविंद गिरी ने वर्ष 1911 में जीवड़ा संप सभा मतलब है राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा का शब्द है। संप सभा के अंदर 10 नियम बताए हैं। शाब्दिक अर्थ होता है बंधु मित्र। क्या होता है? बंधु मित्र। और संप सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? सिरोही में हुई थी। कहां पर हुई थी? सिरोही में हुई थी संप सभा की स्थापना। तो यह संप सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। तो यह तो नहीं हो सकता। डी, बिल्कुल डी जिन्होंने बताया है कोई सत्य नहीं है, बिल्कुल राइट है। भगत पंथ की स्थापना 1883 ईस्वी में नहीं हुई, ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। हाँ, भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा शुरू किया गया था। 1903 में इसका पहला अधिवेशन हुआ। 1913 में मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ। और अपने बात करते हैं 1823 के अंदर पहला भील विद्रोह हुआ था। 1841 में एमबीसी की स्थापना हुई। 1880 के अंदर पहली जनगणना हुई थी, भील जनगणना। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और गोविंद गिरी जो हैं, इनके गुरु का नाम पूछे तो इन्हीं के नाम पर है राजगिरी, राजगिरी। इन्हीं का शिष्य पूछे तो पुंजा धीर जी, पुंजा धीर जी। परम मित्र पूछे सुरजी भगत, मित्र व शिष्य तो सुरजी भगत, सुरजी भगत, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा। कर्नल होम्स द्वारा आउवा पर नियंत्रण करने के बाद ठाकुर कुशाल सिंह ने किसके पास शरण ली थी? अब जब ठाकुर कुशाल सिंह गए, आउवा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी को, उसके बाद की बात है। बताइएगा ये कहां पर गए हैं, जल्दी बताइए। शाबाश, गुड। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। हाँ, राम सिंह, अर्जुन सिंह, जोत सिंह, कृपाल सिंह। अर्जुन सिंह नीमच छावनी में आटे में हड्डियों का चूर्ण मिलने की अफवाह सुनी तो स्वयं रोटियां खाकर सैनिकों को विश्वास दिलाया। ये एक बात याद रखना। दूसरा यहां पर आ गया जोत सिंह। जोत सिंह बिल्कुल सही है, ये थे कोठारिया के रावत। कोठारिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। कोठारिया कहां पर है? भीलवाड़ा में है। कोठारिया के रावत थे जोत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है नवलगढ़, सीकर, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़। नवलगढ़ इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी बोलते हैं। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी बोलते हैं, स्वर्ण नगरी बोलते हैं। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मूक रामलीला। क्या पूछी जा सकती है? मूक रामलीला। ये कहां की है? बिसाऊ की है। मूक रामलीला बिसाऊ की है। कहां की है? बिसाऊ की। और आप सभी का जो उत्तर आ रहा है कोठारिया सी। सर फिजिकल कब तक? फिजिकल को छोड़िए, एक बार आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। आपका उत्तर आ रहा है झुंझुनू, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी, यह कथन किसके लिए है? हवा महल के लिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, रणथंभौर, जालौर दुर्ग। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सर जी मैडम को लेकर आओ, अब हम शेयर करते हैं। चलो बुला लेते हैं एक बार, बीच में आ जाते हैं एक बार। आ जाओ मैडम जी, आ जाओ, आप जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया। नमस्कार भाई सभी को, कैसे हैं आप सब? सी आंसर किसका आ रहा है? ऐसे मत करो भाई, आते ही गलत आंसर तो मत दो कम से कम। मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी, ये कथन किसके लिए है? सभी के आंसर आ रहे हैं। CBB ये आंसर है। ये बोला गया जाओ उधर।
हम आपको बात करते हैं बाद में। हाँ, अभी बात करते हैं, बिल्कुल मैडम जी। हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये क्या है? 16 खंभों मस्जिद, 16 खंभों युक्त मस्जिद। मैं पहले संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक नहीं लेके आ रहा हूं, हाँ इसलिए भेज दिया। 16 खंभों युक्त मस्जिद। नेक्स्ट, जालोर दुर्ग को किसने कहा था कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका था? क्योंकि फिर मैडम जी आ जाएगी, फिर तो फिर हिंदी वाली बात में लड़ाई करांगा नहीं। हाँ, धन्यवाद कैलाश जी, बहुत बढ़िया। हसन निजामी, हमीर खुसरो, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा। आपका जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से बताइएगा मुझे। सी बताइएगा, शाबाश। यहां पर उत्तर होगा हसन निजामी। क्या होगा? हसन निजामी। किसमें कहा था? ताज उल मासिर के लेखक, ताज उल मासिर। हसन निजामी ने कहा कि राजस्थान में वह दुर्ग जिसके दरवाजे आज भी कोई आक्रमणकारी स्वयं नहीं खोल पाया, वो है ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी ने कहा जालोर दुर्ग के बारे में। और जालोर के अंदर ही है फिरोजा का मकबरा, फिरोजा का मकबरा। और फिरोजा जो है वो किस पर मरती थी? सर, फिरोजा प्रेम करती थी वीरमदेव से। किससे करती थी? वीरमदेव से। वीरमदेव को कहा कि तू ही मेरो सब कुछ है, तू ही मन चोखो लागत है। ये बात बिल्कुल मैडम ने वापस बुला लिया भाई साहब, अभी बुला लिया वापस। नेक्स्ट पर्सन आवा दो। सोमेश्वर मंदिर किस स्थान पर है? आ जाओ मैडम जी, आ जाओ बता दो। इनको बताओ, प्रश्न पूछ रहे हैं, बताओ। सोमेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? इनके जवाब सुनो, ये सही बताएंगे। हसन निजामी अभी तक तो पीछे वाला यार है, वो दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल पाया, वो वाला। वीरमदेव, फिरोजा, दिनेश जी सर का लाडला क्या जयपाल। ये तो सोच ही रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। नहीं, सही जवाब देंगे आप। देखो जोर से बोलो आप। अभी तक आ नहीं रहे तो कमेंट्स किसी के नहीं आ रहे। बाड़मेर किराड़ू आ गया। किसने बताया? नाम नहीं दिखा, निकल गया। तो प्रेम आप नोखवाल, बता दो, किराड़ू प्रेम नोखवाल का है किराड़ू बताओ आप बाड़मेर। इसका उत्तर। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर। राजस्थान का जाता है। बाकी इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रणथंभौर, जहाँ पर वो साका हुआ था उसका, हमीर देव चौहान वाला। और जालोर के अंदर भी शाका हुआ था, वो फिरोजा और वो सब आप बता ही रहे हो। पुष्कर अजमेर, जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है पुष्कर, क्या कहते हैं? राजस्थान का 5वां तीर्थ कहा जाता है। और कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर हम क्या करते हैं? किराड़ू बाड़मेर। ठीक है। ये किराड़ू का प्राचीन नाम बता सकते हैं आप? किरातकूप। क्या नाम है? किरातकूप। किरातकूप। ये किस गांव में है? हातमा गांव। हातमा का किस गांव में? हातमा गांव में है। मैं बताऊं और थाने, अभी रुक जाओ। पुष्कर के अंदर मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। इसे रंगीला मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता, जीर्ण माता, करणी माता, आशापुरा माता। आप कौन सी देवी के बारे में क्या जानती हैं? हमें बताने की कोशिश कीजिए। शाकंभरी माता, ये तो उदयपुर वाटी के पास में है, जिन्होंने फल सब्जियां पैदा करी थी। शाकंभरी माता इनको भी कहता है। जीर्ण माता घांगू गांव चूरू में इनका जन्म हुआ था। सीकर के अंदर इनका मंदिर है, वहीं पे हर्ष की पहाड़ी है, वहाँ पे हर्ष का मंदिर भी है। और इनका जो मंदिर का निर्माण है वो राजा हट्टड़ ने करवाया था। और करणी माता तो बीकानेर के अंदर है, देशनोक बीकानेर, जिनके चूहों को काबा कहा जाता है, जिनका प्रतीक सवली होता है जो चील होती है। और आशापुरा माता वो कौन से गोत्र की महिलाएं होती है जो हाथ में मेहंदी की जगह, बिस्सा जनजाति की, हाँ, कुल देवी है ये। बिस्सा जनजाति की भी तो वो कौन सी माता है? वो दोनों का एक नाम, आशापुरी इसको बोलते हैं। आशापुरी क्या बोलते हैं? आशापुरी। आशापुरी में होता है। आशापुरा जो आप बता रही है वो ओके, ये हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ा, ये आपकी गलती है तो मेरी नहीं। तो कोई बात नहीं, हम सही कर देते हैं। ऐसे हो जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। ठीक है,
तो इस प्रकार से प्रश्न जब आते हैं तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये गिरा दियो जी। हाँ, तो आज की क्लास कितने घंटे होने वाली है? 10 घंटे होने वाली है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? आशापुरी माता। जालोर के कौन से चौहान थे यहाँ पर? सोनगरा चौहान। कौन से चौहान थे? सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहानों की कुल देवी है आशापुरी माता। और एक आता है आशापुरा माता। क्या आता है? आशापुरा माता जो है, इनका मंदिर कहां है? पोखरण जैसलमेर में। कहां पर है? पोखरण जैसलमेर में है, स्वर्ण नगरी में है, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, पंखों की नगरी कहा जाता है राजस्थान में, अंडमान निकोबार कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, उस जिले में है। तो आशापुरा माता किसकी कुल देवी है? बिसा जाति की। बिसा जाति की है। ठीक है ना, बिसा जाति की है। यहां पर जो वधु महिलाएं होती है वो हाथ में मेहंदी नहीं लगाती है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए लता जी? बताइएगा कि चौरी कर क्या है? चवरी कर जो तुमसे पूछो भाई। हाँ बताओ शहबाज। मैडम जी पे गुस्सा ना करो, देखो रिंकू चौधरी के वे थे, गुस्सा करो मेरे पर। एकदम करिए। आंसर आई नहीं किसी के? आंसर आ गए उधर देखो, आंसर हमारे हाँ है, एक 10 घंटे क्लास चलेगी, मजा आ जाएगा, यही आ रहा है। करो। ओके, पढ़ा है, मैं अभी लगा लेती हूँ चश्मा। तो बताओ। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम पे लगाया गया था पुत्री के विवाह पर चंवरी कर। कितने रुपए का होता था ये? 5 रुपए का। 5 रुपए का होता था। चलो, इसके अलावा तलवार बंधाई कर भी होता था। तलवार बंधाई कर क्या होता था? अच्छा अच्छा, पुत्री के विवाह पर लगता था 5 रुपए का शुल्क। 5 रुपए का शुल्क। तो जीवड़ा एक बात और बताना चाहूं मैं सारान, कि एक होता था तलवार बंधाई। क्या होता था? तलवार बंधाई। तलवार बंधाई। और तलवार बंधाई को क्या बोलते थे? हुकुम राणा। एक अशी को बोलते थे नजराना कर। और एक बार और चीज याद रखना कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंवरी कर वाली जो बात है ये किस आंदोलन की है? बिजोलिया। बिजोलिया जो है ये भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा में। ठीक है, और बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावली। विजयावली। यहां पर किस जाति के समुदाय के लोग थे? धाकड़ जाति के लोग थे। लाटा व कुंता प्रथा से प्रभावित थे। लाटा व कुंता प्रथा से सर्वाधिक प्रभावित थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, नानक जी भील। उसके ऊपर मत खड़ो। हाँ, देवीलाल गुजर, ऑफलाइन ही होगा। नानक भील व देवीलाल गुजर का संबंध निम्न में से किससे है? आप किस आंदोलन के बारे में क्या क्या जानती है, थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करें। आइए सामने आइएगा, हिम्मत जुटाइएगा। जो भी आप बिजोलिया किसान आंदोलन जो 44 साल तक बिना किसी वो वायलेंस के चला था। वायलेंस, हाँ वही वायलेंस, सब समझ गए। बिना वायलेंस के चला था वो। 44 साल तक चलने वाला बताया तो है। उसकी मैं तलवार बंधाई कर। आपकी फौज नहीं आई है तो मेरी फौज चल रही है। मेरी फौज हिंदी के टाइम पे आई। आप अपने क्वेश्चन कराओ, आप मेरे को बीच में ऐसे ही लाए। मैं अपने मेरे क्वेश्चन के टाइम पे आएगी मेरी फौज। सर आप साइंस बैकग्राउंड में बताओ। पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं नहीं हो आप। मैम। आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो मेरी नाक मत कटने देना, शायद ऐसा कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसका जो है मैं आपको बताता हूं। देखो, नानक जी भील व देवीलाल, पैर उसके ऊपर। नानक जी भील व देवीलाल गुजर। तो आपको याद रखना है, नानक जी भील व देवीलाल गुजर। बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी में एक हत्याकांड हुआ था, डाबी हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड? डाबी हत्याकांड। नानक जी प्राण भले ही गवाना पर झंडा मत झुकाना, ये बात कही थी। तो नानक जी भील ने गीत कौन सा गाया था? झंडा गीत गाया था। झंडा गीत गाया था। और प्रश्न आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनके लिए अर्जी गीत किसने लिखा? अर्जी गीत किसने लिखा? ये लिखा था ML वर्मा, यानी माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। डाबी हत्याकांड कब का है? 2 अप्रैल 1923 का है। बूंदी के अंदर जो है बरड क्षेत्र हुआ करता था। बिजोलिया भीलवाड़ा से बूंदी के मध्य का पथरीला भूभाग है, वो बरड कहलाता था। शाबाश आप लोगों की इसी जोश और जुनून को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था, कि इनमें से मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, बताइए। मुकरुब खां, बख्तार खां, अशफाक उल्लाह खां, यासीन खां। अशफाक उल्लाह खां। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लाइन किसकी है, मुझे कोई बता सकता है? शाबाश बताइएगा। ये क्या चल गया, उसको बुलाना कैलाश को। ये क्या चल गया? अशफाक उल्लाह खां, ये नहीं, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। आप लोगों को नहीं पता क्या? काकोरी षड्यंत्र, बिल्कुल, हाँ, ये बहुत शाबाश, गुड। इसका उत्तर होगा यासीन खां। यानी मेव किसान आंदोलन 1932 ईस्वी का है और ये किस जिले में हुआ था? अलवर जिले में हुआ था। अलवर के शासक थे जयसिंह। जयसिंह ने जो है ये यहां से चले गए यूरोप। कहां चले गए? यूरोप चले गए। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने इजारा पद्धति लागू की थी, इजारा पद्धति लागू की थी। और एक प्रश्न पूछा जा सकता है, सुअर पालन यहां पर किया जा रहा था, सुअर पालन। तो सुअर पालन के विरोध में मेव किसान आंदोलन चौधरी यासीन खां व मोहम्मद अली, इनके साथ में कौन थे? मोहम्मद अली भी थे। और इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा कि शेखावाटी के राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत बढ़िया, शाबाश विजय भार्गव। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाबू को जरा बिठा देना, शाबाश, गुड। थोड़ी संख्या थे जी 1000 होएगी, भी ईमान वापिस बुला लेंगा और फिर देखा ना आज कौन जीता है, थारी मैडम जीता या मैं। आज प्रश्न आई चालना है। शेखावाटी के पंच पाने, शेखावाटी के पंच पाने की बात की जाए, मलसीसर है, मंडावा है, ढूंढलोद है, श्रीमाधोपुर नहीं है। क्या होगा? नवलगढ़ होगा। नवलगढ़ के अलावा बिसाऊ होगा। और शेखावाटी के अंदर किसान आंदोलन की बात करते हैं तो यहां पर कटराथल 25 अप्रैल, हुंडी गांव, मार्च 1935, कुंदनगांव अप्रैल 25 अप्रैल 1935। ये जो है शेखावाटी के अंदर क्षेत्र थे जहां पर हुए। हाँ बिल्कुल, गुजर हंसराज, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहां पर सी श्रीमाधोपुर के बाद ऑप्शन नंबर ये रहा। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? जो अभी बात कर रहे थे, ऐसे हुआ करती थी, मुजरा लाग हुआ करती थी, कमठा लाग हुआ करती थी, आबियाना कर हुआ करता था। ये सब बातें बताइए, लेकिन अभी आपके पास में है मौका कि हम प्रश्नों का जवाब कैसे दें। हम सीख नहीं सकते हैं, हमें जवाब देना है। शाबाश कमबैक माई सेना, बहुत बढ़िया, गुड। तो यहां पर होगा पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने 1906 में ये तलवार लाग लगाई थी। और आपसे पूछा जाए किशन सिंह जो या कृष्ण सिंह थे, उनके द्वारा 1903 में जो है वो चंवरी कर लगाया गया था, चंवरी कर लगाया गया था। नेक्स्ट, बिजोलिया जो है यहां पे उलट पुलट करने आया था, 19 को उल्टा पुल्टा कर दिया। उल्टा पुल्टा यानी यूपी से आया था, उलट पुलट कर दूंगा, ये बात कह रहा था विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुजर, भूप सिंह गुजर। और याद रखना 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। उलट पुलट कर दूंगा, बुलंद इरादों से आया था, बुलंद शहर से आया था। किस शहर से आए थे? बुलंद शहर से। किस गांव में जन्म हुआ था? गुठावली गांव में। तो गुठली खाते हुए आए थे गुठावली गांव में। उलट पुलट कर देंगे, उत्तर प्रदेश से आए थे। साथ छोड़ दिया 1927 में। साथ कब छोड़ा? 1927 में। साथ कब छोड़ा? 1927 में साथ छोड़ दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। नीमूचाणा हादसा अलवर कब हुआ था? नीमूचाणा हादसा कब हुआ था? 14 मई 1925, 11 मार्च 1930। आपकी बहुत बढ़िया, शाबाश। बनवारी लाल एमपी, अनीता जी नमस्ते, गुरुजी नमस्कार। बस कुछ नहीं, अभी 200 साथी कम है इस टारगेट को पूरा होने में। एक बार सभी जोश और जुनून के साथ बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा।
नीमूचाणा हत्याकांड, इसके लिए प्रश्न आता है। एक तो अखबार पूछा जाता है, जो अरे अपने बात करते हैं, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में कहा था इसके बारे में, किसके बारे में, यंग इंडिया के बारे में। यंग इंडिया में कहा था कि डायरिज्म डबल डिस्टिलाइड, डायरिज्म डबल डिस्टिलाइड। और ये घटना है 14 मई 1925 की। यहां पर छाजू सिंह थे कमांडर। छाजू सिंह ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 800 लोग मारे गए। और 800 लोग जब मारे गए तो आप सोचिएगा संख्या 800 लोगों की, तब उन्होंने कहा कि यह तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीभत्स है, यानी उससे भी डरावना है। यह बात नीमूचाणा को कही गई। क्या कही गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स है, हत्याकांड से विभत्स है, ये बात कही गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक लाइन सिखाता हूं, इस पूरे आंदोलन को याद कीजिएगा। बोलिए, बेंगू राम रूपा कृपा अनूप ट्रेंच विजय बोल। इस लाइन को मेरे साथ साथ बोलिए, बेंगू राम रूपा कृपा, बेंगू राम रूपा कृपा, बोलो बेंगू राम रूपा कृपा। ठीक है, अनूप ट्रेंच विजय बोल। तो यहां पर राम नारायण चौधरी हो जाएगा। नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। शहीद कौन हुए? रूपा जी और कृपा जी, ये दोनों क्या हुए? शहीद हुए थे। अनूप सिंह बेंगू के ठाकुर थे, बेंगू के ठाकुर थे। आयोग कौन सा था? ट्रेंच आयोग था। नेतृत्व इसमें किसने किया? विजय सिंह पथिक ने भी किया। यहां पर समझौता कौन सा हुआ? बोल शेविक समझौता हुआ, बोल शेविक समझौता हुआ था। तो यहां पर बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किस जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। बे से किस प्रथा से प्रभावित थे? बेगार प्रथा से थे। कितने प्रकार की लाग बाग थी? 25 प्रकार की लाग बाग थी। और इंपॉर्टेंट आंदोलन है, एक लाइन में याद हो जाता है। तो यहां पर आ जाएगा राम नारायण चौधरी। ठीक है, कब? 2 फरवरी 1921 में, 2 फरवरी 1921 में भेरू कुंड जो है मेनाल, यहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, रूठी रानी के नाम से किसे जानते हैं? तो ललिता जी, ये तो आसान प्रश्न है, आइएगा, ये प्रश्न तो आप बता देंगे, बहुत बढ़िया। हाँ, आप बीच में बना रहना, मुझे थोड़ा सा सहयोग प्राप्त करता है। नीचे देख कर आइएगा, शाबाश। रूठी रानी डी पीछे वाले कार है शायद, ये तो अभी तक 2 फरवरी 1921। मुझे रेस्ट मिल जाता ना, आपके आने से मुझे रेस्ट मिल जाता। ओके, हाँ, बताओ, इनको समझाओ, मेरी तरह समझाओ, क्या बताओ? रूठी रानी इतिहास में प्रसिद्ध है, जो मालदेव की पत्नी थी उमा दे। हाँ, वो तारागढ़ दुर्ग में रही थी ताउम्र। बताओ मुझे। तारागढ़ दुर्ग में रही थी ताउम्र। बताओ शाबाश। हाँ, और बताओ उनके लिए वो क्या डायलॉग था? कौन सा? बताओ। पीव रखे तो मान तज, मान रखे तो पीव, 2 गयंद न बंध सके, एक खंबे ठाण, ऐसे करके कुछ था। लास्ट वाली लाइन मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तुम्हारा यूं शर्म से झुकना आंखों, वाह 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 वाह, ऐसे ही था। मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान, 2 गेंद न बंध सके, एक खंबे ठाण। ठीक है, सही बोला फिर तो मैंने। ये रूठी रानी कविता भी है, पता है क्या आपको? हाँ, उन्होंने बारट, क्या नाम है? क्या नाम है? आशा बारट, केसरी सिंह बारट। अच्छा, आशा बारट और केसरी सिंह बारट दोनों तो इनको लाने के लिए गए थे। आशा बारट लेने गए, आशा बारट लेने नहीं गए थे, ईश्वरदास बारट, सॉरी। आशा बारट ने दोहा सुनाया था। और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो बारट है, सारे हो जाते हैं थोड़ा। ऐसे कैसे हो जाता है? पेपर में गलत हो गया तो ओके, नहीं होगा। हाँ, बोलो, ये बताओ, गलत हो गया, बारट ऐसे नहीं कह सकते आप। सारे के सारे थे। ओके, केसरी सिंह बारट, आशा बारट, ईश्वरदास बारट। तो ईश्वरदास बारट उनको लेने गए थे, साथ में आशा बारट गए थे। आशा बारट ने दोहा सुनाया था, वो मान रखे तो पीव तज वाला। कहाँ लेने गए थे? इनके गांव ही लेने गए होंगे, जहाँ इनका गांव था। जाओ मैडम जी, कहीं करे जो
अरे तारागढ़ में गए थे, वहीं तो रहती थी ये। अच्छा, आपने पियर जाती हो? पियर का में पियर आजीवन रूट कर रही थी तारागढ़ में उमा दे। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था। आया ना मजा, ऐसी आता है। अच्छा बात बताइए, ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, वास्तु शास्त्री या शिक्षा शास्त्री? जयपुर। जयपुर 18 नवंबर 1727 को बसा हुआ शहर है। आपसे प्रश्न है मेरा, कोई बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि जयपुर के लिए पहली बार पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किस अंग्रेज के द्वारा किस पत्रिका में किया गया था? कमेंट करके छापिएगा, जल्दी से बताइएगा कि जयपुर जो है, यहां पर उत्तर आ जाए आपके लिए। मैं बता देता हूं कि क्या बता रहा था मैं, जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? 18 नवंबर 1727 को नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। पंडित जगन्नाथ ने। तो जगन्नाथ तो जो है वो ज्योतिष शास्त्री थे, परंतु विद्याधर जो था भट्टाचार्य, वो वास्तु शास्त्री थे। क्या थे? वास्तु शास्त्री थे। दोनों आपको बताए, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। शाबाश, सिर्फ 100 साथी रहे। एक बार सभी शेयर कीजिएगा, उसके बाद लगातार फिर हिंदी आपको करवाई जाएगी मैडम के द्वारा। शाबाश। ढूंढार राज्य की स्थापना किसने की? बताओ। राय सिंह, पंचनदेव, चंद्रसेन, दुल्हे राय। जल्दी से बताइएगा। शाबाश। ढूंढार। अब तो सिर्फ 75 रह गए। शाबाश। मैडम क्या आते दर्शकों की लाइन। बिल्कुल, हाँ तुम्हारी लड़ाई पसंद है, पढ़ना थोड़ी हो थे। मैं एक दिन फुल लड़ाई कर लेंगे। मुसल ले रहा हूं मैं। ऐसा कौन सा दुर्ग था जिसके ऊपर बारूद के गोले निकल जाते? जालोर का ही था, ऊपर से निकल। नागौर। नागौर, हाँ बिल्कुल। स्टनले रीड, सनी झुंझुनू, बहुत बढ़िया। शाबाश। दुल्हा राय ने ढूंढार, ढूंढार प्रदेश तो यहां पर इन्होंने द्वारा स्थापना की गई 1137 में। कछुआ वंश की, कछुआ वंश की स्थापना की। अब व्याख्यात्मक ज्यादा नहीं बता सकते। मुहनोत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? बांकीदास। इनका एक ग्रंथ याद रखना कि एक तो है गीत आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। इनके ग्रंथों में अपने बात करें तो कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। और एक चीज, बांकीदासरी कुकवि बत्तीसी के अलावा याद रखना बांकीदासरी ख्यात। क्या याद रखना है? बांकीदासरी ख्यात। तो आपका जो जवाब है वो मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है कि मुंशी देवी प्रसाद सिंह। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुहनोत नैंसी किस जाति से थे? ओसवाल जाति से थे। राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखा है? जो पहले बात चल रही थी उसी प्रश्न पर बात है। उत्तर बताइएगा, बताओ कितने सोर्टे? 13 सोर्टे युक्त लिखा गया। बहुत ही शानदार जवाब, यहां पर क्लीन बोर्ड कर दिया है। 13 सोर्टे युक्त रखा गया था। चेतावनी रा चुंगटिया फतेह सिंह को लिखा था। किसको लिखा था? फतेह सिंह जो है मेवाड़ महाराणा है, जो करजन के दरबार में जा रहे थे। केसरी सिंह बारठ, इन्हें योगी अरविंद कहा गया है। योगी अरविंद कहा गया है। योगी अरविंद कहा गया है। तो आपके प्रश्न दे दे मैडम आपको। हाँ, मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग किस शासक का काल था? मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग किस शासक का काल था? रायमल, राज सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह। तो यहां पर हमारे पास में आता है कि जगत सिंह प्रथम जो थे इनका काल था। और इन्होंने चितेरारी ओवरी, चितेरारी ओवरी जिसे तस्वीरार और कारखानों कहते थे, यह बनवाई थी। मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत तो आप याद रखना, तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में, तो तेज सिंह के समय हुई थी। और तेज सिंह जो है इनके समय एक ग्रंथ मिला था 1260 ईस्वी का। भाइयों और बहनों याद रखिएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है वो मिला था। बहुत ही शानदार, जानदार, मजेदार ये प्रश्न आपके लिए। प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, ऐसे याद कर लेना। ये गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया है, बड़ी गंभीरता से बेचा था चित्तौड़गढ़ जैसा मैसा कोई नहीं, मैसा के पठार पर बना है
मैसा के पठार पर बना है। और याद रखना, वहल मछली की आकृति का किला है। यहां पर विजय स्तंभ बना है, 9 मंजिला इमारत विजय स्तंभ है, तो 7 मंजिला इमारत जो है यहां पर कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अत्रि पुत्र महेश ने विजय स्तंभ पर कीर्ति प्रशस्ति लिखी थी। बहुत ही शानदार जवाब आ रहा है आप लोगों का, शाबाश। भैंसरोडगढ़, अरे ये गलत है। ये कहा गया था कि मुझे राजपुताने में कोई जागीर मिली तो मैं भैंसरोडगढ़ लेना चाहूंगा, कर्नल टोड ने। यहां उत्तर होगा, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा। यह तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में कहा था कि यही एकमात्र दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं? बताइएगा। नेक्स्ट आपका, हाँ तो आपका ही बताओ, आ जाओ आप। भैंसरोडगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, क्या हो सकता है इसका जवाब? बताइएगा आप जल्दी से। गुरुजी इसका जवाब होगा रणथंभौर का दुर्ग। और अमीर खुसरो ने क्या कहा था यहां पर 11 जुलाई 1301 को जो साका हुआ, तो अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्या हो गया? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आ जाइए मैडम जी, आपके हिंदी के प्रश्न ले आते हैं हम। जोड़े हुए हैं, आ जाओ आप तैयार होके इधर जल्दी से। हाँ आइए, बताइए। अब अपना ये माइक पकड़िए और बहुत देर हो गई। मैं ये खड़ा रहूंगा, आप बताओ। अपने हिंदी के क्वेश्चंस आ गए हैं, बीएसटीसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले हैं हिंदी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलोक का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द हमसे पूछा गया है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार और रात्रि। रात्रि का क्या होता है? दिन या दिवस। अज्ञात यानी इसका अपोजिट होगा ज्ञात, यानी कि जो हमें पता है। अद्भुत, अद्भुत का होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य। अद्भुत का सामान्य। आया है क्या किसी का? सी बी जी के अद्भुत का है आंसर ही नहीं आया। उर्मिला जयपाल, किरण चौधरी बी, नहीं भी गलत है। अभी आ रहे हैं विनोद मीणा, अंधकार। इसका आंसर है अंधकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? हमसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सुरेश, सुरधन ईश, रमेश, रामधन ईश, महेश, महाधन ईश और नागेश, नागधन ईश। तो ये देख लेते सबसे पहले तो कौन सी संधि है कौन सी। इसका अगर देखते हैं हमने लास्ट वाला, ये और ये वाले अगर अपने चेक करते हैं तो है क्या? पहले में सॉरी ये वाला और ये वाला, तो इसमें है क्या? ए और ई, इनका योग हो रहा है, राइट। ये होता किसमें है? जनरली अगर अपने देखते हैं स्वर संधि का एक पार्ट होता है जिसके अंदर, एक मिनट, ए या फिर आ के साथ में 3 कंडीशंस बनती है। कौन कौन सी? एक तो ई और ई की सेकंड कंडीशन बनती है ऊ, और ऊ की थर्ड कंडीशन बनती है री की। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बनता है? इसमें बनता है ए। सही चलो, इतना ज्यादा टाइम मत लगाओ। ए, और इसके अंदर बनता है ओ, इसमें बनता है अर। अब इसमें हम देखते हैं तो ये कौन सी है संधि? कौन सी है? गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि।
तो इन सारे ऑप्शंस में संधि तो है, गुण सही संधि। नहीं लिखा आपने, देखो पहले। सॉरी सॉरी, क्या सॉरी सॉरी? आपने बोला ना टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा फटाफट में किया। गुण संधि, तो सुर धन ईश, ये क्या है? राम धन ईश, और ये होता रमेश किसको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं, इधर दो। विष्णु को बोलते हैं रमेश। और ईश का मतलब क्या होता है? भगवान या फिर पति, इससे इसका अर्थ लिया जाता है। तो रमाधन ईश, रमाधन ईश। रमा किसकी पत्नी, किसको बोलते हैं? लक्ष्मी जी को बोलते हैं, लक्ष्मी जी को बोलते हैं रमा। तो रमा के पति कौन हो गए? रमेश, रमेश यानी विष्णु। तो इसमें क्या दिया हुआ है? राम दिया हुआ है, ना कि रमा। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ये वाला। बाकी महेश और नागेश ये दोनों भी सही है। आंसर आए हैं क्या? मैं आपसे पहले ही बता देता मैडम जी। ओ, अरे बंद हो गया क्लास वो वापस करी, बंद हो गया। हाँ तो आप बताओ, प्रश्न बताओ, आप तो कराते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, देखा करो ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वागत, सेकंड ऑप्शन है उच्छ्वास, थर्ड ऑप्शन है सरोवर, फोर्थ ऑप्शन है सरोज। तो सरोवर का होगा सरधम जय, यानी कि सरोवर में जन्म लेने वाला। किसका पर्यायवाची होता है? कमेंट करके बताइए। मैं बता देता हूँ। अरे आपके सर ही बता रहे हैं। तो ये दोनों तो वैसे ही व्यंजन संधि में नहीं है, ये दोनों किस में आ रहे हैं? विसर्ग संधि में। ओके, स्वागत, सुधन लिखा हुआ है मैडम, आपको बताओ बार बार। आगत, ये आ गया उसमें स्वर संधि में। ओके, तो व्यंजन संधि का कौन सा हो गया? उत्तधन, उत्तधन ऐसे लिखा जाता है। सॉरी सॉरी, तो उत्तधन श्वास। वरना आवे मैं ज्यादा बढ़िया सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? उनको बताना है। इत प्रत्यय किसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है कलंकित, सेकंड ऑप्शन आनंदित, थर्ड ऑप्शन इंसानियत, फोर्थ ऑप्शन है पुष्पित। कलंकित, कलंक धन इत, आनंद धन इत, पुष्प धन इत। तो इसका आंसर रहने वाला है इंसानियत। इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है? इयत प्रत्यय। कौन सा? इयत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कमल, वत्सल, शामिल, मंजुल। वत्सल, वत्स धन लय, शाम धन लय, मंजू धन लय। तो इसमें कौन सा नहीं है? कमल। कमल के अलावा अगर अपने और देखें जिसमें नहीं होता तो वो है अनिल और चपल। इन दोनों में भी लय प्रत्यय नहीं होता है। और किसमें होता है अगर उसके ऑप्शन अगर अपने और देखें तो शीतल, मार्शल, शीतल, मार्शल होगा क्या? शीत धन लय, इसका होगा लय। इसका आंसर क्या हुआ? कमल, ऑप्शन ए। कमेंट चल ही नहीं रहे। नेक्स्ट है, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? लगभग क्वेश्चन नहीं वाले हैं और आजकल आते भी मोस्ट ऑफ यही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बसेरा, सपेरा, सवेरा और ममेरा। तो ये इसमें आंसर रहने वाला है सवेरा। इसके अलावा अगर अपने देखें तो फुफेरा, चचेरा, इन सारे शब्दों में क्या कौन सा प्रत्यय होता है? एरा प्रत्यय होता है। बसेरा, सपेरा, ममेरा, फुफेरा, चचेरा, इन सारों में एरा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में 3 से अधिक उपसर्ग हैं? अब इनमें उपसर्ग देखने के लिए आपको इनका विच्छेद करना आना चाहिए। तो चलिए एक एक करके कर लेते हैं। कितने हो गए? भाई शेयर कर दीजिए, कम तो मत हो, जितने थे कम से कम उतने तो रहो। ओके, आई विल ट्राई। सवेरा पीछे वाले का आंसर आ रहा है। तो चलिए इसका करते हैं पोस्टमार्टम। अति धन आचार यानी अत्याचार। प्रधन, अधिधन, आपक।
आपक। इस वाले का सामने कर, इसका होगा दुर्धन अवधन हार, दुर्व्यवहार, हाँ दुर्धन अवधन हार। इसका देखते हैं अपने, सम धन समधन अभिधन हार। आ रहे हैं सी सी सी, इसका आंसर है समधन भीधन अवधन हार। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, विधन अवधन हार आएगा, सॉरी रियली सॉरी भाई, ये इसके अंदर आएगा अभिधन अवधन हार। तभी मैं सोचू ये चार कैसे नहीं हो रहे, इसमें चार यानी तीन से अधिक पूछे गए हैं, तो आंसर रहने वाला है ये कौन कौन से, सम अभी वी और अव, चार इसमें प्रत्यय जुड़े हुए हैं, इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन और इसमें चार। फर्स्ट वाले में एक प्रत्यय, दूसरे वाले में दो है, तीसरे वाले में तीन है, सॉरी तीसरे वाले में चार है, चौथे में तीन है। नेक्स्ट है संगत विकल्प है, फर्स्ट ऑप्शन है तेवर, सेकंड ऑप्शन है प्राण, थर्ड ऑप्शन है हस्ताक्षर, फोर्थ ऑप्शन है दुनिया। यानी कि अपने को देखना है इसमें से डिफरेंट कौन सा डिफरेंट साउंड करता है या फिर उसका अपने यूज करते हैं तो किस तरह से प्लूरल सिंगुलर वो वाला। तो तेवर, तेवर के अगर अपने उसको पूरे सेंटेंस में यूज करते हैं तो बोलते हैं कि तेवर बदल गए, यानी कि प्लूरल फॉर्म उसकी यूज करते हैं बहुवचन में। प्राण निकल गए, हस्ताक्षर कर दिए या करवा लिए, तो तीनों किस में यूज हो रहे हैं, ये बहुवचन में यूज हो रहे हैं। और जो दुनिया है वो इसमें असंगत है। नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, ऋषि कन्या, गंगाजल, साधना और बर्फी। ऋषि कन्या, इसमें दो शब्द है, पहले वाला क्या है पुल्लिंग है, दूसरे वाला स्त्रीलिंग है, इसमें भी यही है, इसमें ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट है साधना और बर्फी, ये दोनों स्त्रीलिंग है। तो इन दोनों में जो शब्द का जो चयन होगा, पुल्लिंग जो पूरा जो बनेगा वो कौन से वाला बनेगा, इसमें फर्स्ट वाला पुल्लिंग है, इसमें सेकंड वाला है, तो जो लास्ट सेकंड जो शब्द है उसके आधार पर अपने इसका निर्धारण करेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, गंगा जल। अगर गंगा अकेले आता है तो वो होता है स्त्रीलिंग, और गंगा जल है तो वो किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। बी बनवारी वसुदेव मीणा, DSP मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में आ उपसर्ग नहीं है, आराम, आदर्श, आगमन। आदर्श नहीं है, ये आदेश है। आराम, आदेश, आगमन कोई नहीं, इसमें हो जाएगा आ प्लस गमन, आदेश, ये हो जाएगा आराम, जिसमें आ उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत् धन उपरांत। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये कौन सी संधि का उदाहरण है। ए प्लस उ अभी कौन सा बता के गए थे अपने, गुण संधि, लेकिन इसके अंदर क्या है, ए है नहीं, लास्ट में क्या है व्यंजन दिया हुआ है, त आखिर वाला इसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक, किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का। यानी कि ए प्लस उ जो बनता है, उ या उ को दोनों में से जो मिलके जो ओ बनता है उसकी जो होने की संभावना है वो तो खत्म हो गई। अपने पास है व्यंजन संधि, इन दोनों में से कौन सा होगा, उ कौन से वाला है, छोटे वाला है, तो इसका आंसर रहेगा तदुपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द देखना है अपने को इसमें, मन, धन, कामना,
वाल्मीकि, निरोग या फिर इनमें से कोई नहीं? मन ही आने बतानो पड़सी लो मन जो दे मन पढ़ावा जो हिंदी भी अठीन जो साथ साथ तो लड़ाई करनी पड़सी मन जल्दी सी दो। हाँ बताइएगा। ये देखो मेरी आवाज सुनते ही अभी देखना चिवड़े कैसे आएंगे। आपकी आवाज सुनकर चले गए मेरे 200 चिवड़ा कम हो गया। पीडीएफ डाल देना सर। ओके मन कामना वाल्मीकि तो सही है, मन कामना भी सही है, निरोग भी सही है, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। ये सारा ही सही है भाई। वाल्मीकि आप लिख दिया करानी कई बार ऐसे वो ऐसे करके ऐसे, ये वाला ये गलत होता है। कई ऐसे लिख देते हैं निरोग को इस प्रकार से, ये भी गलत होता है। मनोकामना ऐसे लिखते हैं ना अपने, हाँ ये गलत हो गए। ये वाले सही है तीनों के तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, संग्रहित, ज्योत्सना, रविंद्र। देखो रविंद्र अशुद्ध लिखा हुआ है, रविंद्र ऐसे नहीं लिखते क्या अपने? रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। बताइएगा। बताओ शुद्ध शब्द पूछा है। अनुग्रहित वो भी गलत है। बताओ ग्रहित इस प्रकार लिखा जाता है। ये अरे ये देखो हमने कर दिया नहीं, अनुग्रहित। अब कैसे गलत है? गलत है। बताओ बताओ बताओ। अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है। कोई बात नहीं मैडम जी, ये हमारा गलत हो गया। तो ये फिर ये 3 नंबर ये सही है। ओ आप लोग सही है, सारा कर लीजिए सही। सी सही। सेकंड वाले को वो कैसे होता है ऐसे? हाँ ये री लगी है। हाँ ये बाकी मात्रा सही है। हाँ इसमें ऐसे हो जाएगा। देखो हमको आता है ना, उसमें वो थोड़ी सी मात्रा मार सुबह फिर डापा चूको जाओ। मैं भी हिंदी कमाएं तो कद कदे यहाँ मत करिया करो। हाँ वो पन्या सेपट ने बुला लेगा वो कैसी। हाँ शाबाश। असुमेलित शब्द युग्म का चयन कीजिएगा, असुमेलित शब्द युग्म का चयन कीजिएगा। तो यहाँ अध्यय आज आध्याय पहला, अग्ध सरप अध्यय पाप, आधि प्रारंभ आधि अभ्यस्त आदतन, अक्षी आंख वाली अक्षी आंख। 3% रो उत्तर तो मन बेरो है बिल्कुल। मैडम जी थे पढ़ाओगे 1500 प्लस हो जाएंगे। देखो आप ऐसे करते हो, बच्चे कम हो गए। अब बच्चे कम हो गए, सच में हो गए थे, मजाक नहीं कर रहा मैं। हाँ तो है तो फिर करके दिखाओ। हाँ तो करवाओ आंसर। अध्याय आज, अध्याय पहला, ये आप लोगों को बताओ। अध्याय यानी आज होता है, अध्याय यानी पहला होता है। अग यानी सर्प होता है या फिर पर्वत, अध यानी पाप होता है। आदि यानी प्रारंभ होता है, आदि यानी किसी चीज का आदत हो जाना, वो क्या होता है? अभ्यास या आदत। नेक्स्ट है अक्षी, आंख वाली अक्षी आंख, ये अपोजिट दिया हुआ है, ये ऐसे है, इसका जस्ट अपोजिट। अक्षी बड़ी वाली होती है उसको बोलते हैं आंख वाली, और अक्षी जो छोटी होती है उसको बोलते हैं आंख। किसका सही से? किरण चौधरी डी। देखो आंसर आ भी रहे हैं सब लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसार और अभिसार युग्म का अर्थ बताइए। मुझे पता है इसके बारे में, मजाक नहीं है, सच में मुझे पता है, मैं बता देता हूं। फर्स्ट है सामने पराया आक्रमण। बिल्कुल लो मैं बता देता हूं अभी मैडम। अभिसार और अभिसार, तो देखो इसमें क्या होता है, अभिसार और अभिसार, एक होता है छिपकर मिलना, मैं तुझसे मिलने आई पानी के बहाने छिपकर मिलना, ऐसे वो देखते ना वो छिपकर मिलने वालों को क्या कर दिया जाता है? आक्रमण। और जब आक्रमण कर दिया जाता है। हाँ तो छिपकर मिलना, अभिसार माने क्या होता है? छिपकर मिलना। और ये अभिसार माने क्या होता है? आक्रमण। बड़ा क्या होता है? बड़ी मात्रा आक्रमण, सजावली। छोटी मात्रा छिपकर मिलना। तो आपका क्या उत्तर है? हाँ सी, सबका उत्तर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, अयस, अयश शब्द युग्म का अर्थ है, अयस, अयश शब्द युग्म का अर्थ है। तो आपको बताना चाहूंगा, अयस माने और अयस माने, देखो यस
यश जब होता है तो कीर्ति होती है, और अयश हो जाए तो बदनामी होती है। और अपने बोलते हैं लोहा अयशक, लोहे अयशक, ऐसे लिखते हैं ना, लोहे अयशक। तो अपने को देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ए फिर ये फिर सैसलेटी ये आ रहा है, इसका मतलब ये होता है लोहा। और लोहा फिल्म धर्मेंद्र की है। हाँ सच में, मुझको तो पता है, अमरीश पुरी था उसके अंदर, चोटी रखता था वो पहाड़ी के ऊपर। हाँ शत्रुघ्न भी है उसमें। हाँ इसका मतलब गुण ठाकुर आगो। ठीक है, कन कटा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ओ थे बताइए थोड़ा सा। शब्द का संधि विच्छेद होगा कान कटा। इसमें जो कान कटा, इसमें ये जो आ होता है, सॉरी कटा, इसमें ये जो आ होता है इसका लोप हो जाता है, बनता क्या है, कनकटा। यानी इसमें ऑप्शन नंबर कान कटा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन बी सबके आंसर आ रहे हैं। प्रीति मेव, दीप नागर, LK6, ठीक है, प्रीति मेव का उनका ही वापस आ रहा है। लिटिल स्कूल, सबका भी ध्यान है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में विसर्ग संधि है, बताइएगा। सत प्लस जन, वो लगेगा ना, लगा रही हूँ। सदाधन एव, विसर्ग नरधन इंद्र, तहधन एव, विसर्ग संधि। सॉरी अपना क्या है, सॉरी सॉरी क्या है, लिख दो साइड में उधर काट के। ये वाला कैसे लिखा जाएगा, व्यंजन संधि। तो कैसे लिखा जाएगा, हाँ तो फिर और क्या बताना। हाँ, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, अनु प्लस ऐषणा। चलो मैं तो जी के एक प्रश्न करा दूं, इसके बाद हिंदी के 2 ही प्रश्न है। अनुवेषण हिंदी के मायने में कौन सा, अनुवेषण मात्र होता है खोज, मतलब क्या होता है, खोज या अनुसंधान। आप उत्तर बता दीजिए फटाफट करके, इनको जल्दी, समय नहीं है, नहीं पता हमको, जल्दी बताओ। वो छोटा वो आएगा ना, ये क्या बताएंगे, आप ही बता दो, टाइम नहीं है, आपकी आवाज नहीं जा रही, जल्दी बताओ, टाइम खराब हो रहा है मैडम जी हमारा, 10:10 हो गई। उत्तर क्या होगा इसका, संधि कौन सी है, कमेंट में, इसके बाद और है प्रश्न। तो इसका आंसर कमेंट में ही आएगा, देख लेना। कैसे आएगा, बी बता रहे हैं वो, तो फिर क्या है, कोई ए बता रहा है, कोई डी। कैसे, ये रहा प्रश्न, ये रहा, तो इसका मैं बता देती हूँ, बताओ। युगम की दृष्टि से सुमेलित नहीं, उत्तर बता दो आप। इंदिरा लक्ष्मी कांता सुंदरी, मैं बता देता हूँ क्या नहीं है, नहीं पूछा है, ये मैं ही बता देता हूँ, ये तो ऐसे टाइम खराब करते हो आप। क्रांति, चमक, क्रांति, परिवर्तन, तो इसका उत्तर बताओ ना आप, ऐसे क्या पूछते हैं। हाँ अभी शिक्षण अभिरुचि वाले प्रश्न है, चलो बता दो कोई, बताओ। वो तो पता ही है हमें, यह वह से पहले जब आधा अक्षर आता है तब यण संधि आती है। हाँ, निम्न आकृति में बेमेल को छांटना है, बेमेल को देखिए, ये इस प्रकार से है तो ये इस प्रकार से हो गया, ये इधर इसके इस प्रकार से था तो ये इधर वाला खाली रह गया। अब जो इस चित्र को देखकर ये वाला बना है
तो इस चित्र को देखकर ये वाला बताना है। बिल्कुल, लड़ाई नहीं करूं तो ना फिर रोटी नहीं पाती हम दोनों को, ठीक है। हाँ, इसलिए तो पढ़ते रहते हैं। हाँ, यण संधि मैं आपको बता दूं, देखो जब सेम सेम आता है ए प्लस ए तो आ हो जाता है, जब आए आए आओ आए तब अपने अयादी संधि में चले जाते हैं। यह वैसे, हाँ बताइए, आप इसका उत्तर बताइएगा। यहां पर क्या आएगा, तो अपने देखते हैं कि ये डंडा जो है ये तो इधर कर दो, और ये इस प्रकार से है तो इसको इस प्रकार से कर दो। ये तो चित्र पहले देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब इन दोनों में से उत्तर होने वाला है। अब हम देखते हैं डंडा यहां पर ऐसे है, इसमें भी ऐसे है। अब देखो इसमें ये इस प्रकार तीर का निशान है, तो ये उधर जाएगा तब ये नीचे की ओर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें नीचे था तो ऊपर हो गया, इसमें ये ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। तो ऊपर तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला होगा। आपका उत्तर बी आंसर सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इन प्रश्नों को, बहुत ही शानदार उत्तर आपके सामने है, बी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई सूची के क्रम के अनुसार है। अब इनमें से यहां पर कौन सा पद देखना है जो यहां पर आएगा। अब जीवड़ा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 6 के बाद में क्या है बी, 2 2 4 5 6 7 के बाद में क्या है बी। लेकिन यहां पर ए से पहले यानी 1 नंबर पर बी, फिर यहां पर 2 नंबर पर बी, फिर 2 छोड़कर 3 नंबर पर बी। तो अब की बार क्या आएगा, देखो पहले शुरू में आया, उसके बाद उसने 1 छोड़ा, फिर 2 नंबर पर आया, इस बार बी 3 नंबर पर आया, इस बार बी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अब की बार कितने नंबर 4 नंबर पर ले आओ। तो ए ए ए बी, ये देखते हैं कहां है। यहां पर 1 2 3 4 नहीं है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। हमारा उत्तर हो गया ये, यानी अब इसके बाद में 1 2 3 4, तो इसके बाद में 1 2 3 और 4 ये लगा देंगे, बी उत्तर इसका भी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति। अब इस प्रश्न को हल करते हैं कि किस दिशा में। हाँ, आप मैडम सब्जी बढ़ाओ इतना, शाबाश। हाँ, पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, उसी दिशा में 180 डिग्री, फिर वार्मावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। बताइए किस दिशा में होगा। तो यानी इस प्रकार से ये हो गया, ये दिशा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। अब यहां पर अपने इस प्रकार से लाइनें और खींच देंगे। अब यहां पर देखते हैं ये क्या हो गई, उत्तर पश्चिम, ये क्या हो जाएगी उत्तर पूर्व, ये क्या हो जाएगी पश्चिम दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व। अब ये बोलता है वार्मावर्त। वार्मावर्त क्या होता है, इसको इंग्लिश में अपने किस प्रकार से मानेंगे। जैसे एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे है, इस प्रकार से है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हो गया जो आपके सामने, इसको बोलते हैं अपने दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, जो घड़ी की तरह होता है। और ये होता है वार्मावर्त। तो ये किधर आ गया, इधर से वामावर्त। अच्छा, वामावर्त। अब ये जो है ये आ गया इधर की तरफ, ये आ गया इधर की तरफ। अपने को घुमाना है, व्यक्ति पश्चिम में खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां से इधर घुमा दो, इधर घुमा दिया तो उत्तर पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम जो भी है, ये आपका उत्तर सी उत्तर लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट अपने बात करते हैं बीच बीच में रीजनिंग जीके सारे आने चाहिए ना, ताकि मन बहला रहे। अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। कौन सा है, जाओ आप खाना बनाओ, बताइए, शाबाश। अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था। सर, कुंभा का सही जन्म क्या है। अरे 1411 ईस्वी में कुंभा का जन्म हुआ था, लिखिएगा। और वही प्रश्न आ गया है। अरे हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु, परम गुरु, अशोपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो तोडरमल कहा जाता है कि नहीं, आप सभी समझे। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश।
लकी, रेखा बेरवा, जम्बेश्वर बालाजी, बहुत बढ़िया। सभी के प्रश्नों का सही जवाब आ रहा है, लेकिन अभी भी आपकी संख्या जो है वो पूरी नहीं हुई, 1000 का टारगेट भी पूरा नहीं किया है। पर दिल तोड़ दियो थे। एक तो था बीएसटी शान पढ़ाऊं मैं, ठीक है, फिर भी थे पढ़ो को नहीं। उत्तर बताओ। अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में कहा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है हम जानते हैं आज की इस क्लास के अंदर। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़। तो मैं आपको बता देता हूं, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है कुंभलगढ़। हाथीनाल दर्रे पर बना हुआ है कुंभलगढ़, जिसे एट्रुस्कन भी कहा गया है, और मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहा गया है। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहा गया है। आप याद कीजिएगा, मैंने आपको कल परसों भी बताया था, इस प्रकार से ये हमारा कुंभलगढ़ है। अरे नहीं नहीं सर, ये तो द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर, जिस पर 3-4 घोड़े दौड़ सकते हैं। और इस प्रकार से हमने बनाया था ये दुर्ग, जिसमें ये है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आग कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? 1411 पढ़ा हुआ है भाई मेरा तो। रिमोट कहां रे, देना इनका। हाँ बताओ, शाबाश। पहला तिथि युक्त मंदिर शीतलेश्वर महादेव का कहां पर है? तो वो होगा झालावाड़ में। कहां होगा? झालावाड़ में। हाँ, झालावाड़, झालावाड़ में है 689 ईस्वी का प्रथम तिथि युक्त मंदिर। इसे बोलते हैं चंद्रमौली मंदिर। चंद्रमौली मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, सहस्त्रबाहु का मंदिर अथवा सासबहु का मंदिर कहां पर स्थित है? यहां लिखा है सहस्त्रबाहु, यहां लिखा है सासबहु। कहां स्थित है? धुलेव। धुलेव में है ऋषभ देव जी का मंदिर, ऋषभ देव मंदिर। तलवाड़ा, यहां पर त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी जो है तुरताई माता पांचाल जाति की कुल देवी। आपका उत्तर है नागदा, बिल्कुल नागदा। नागदा को राजधानी किसने बनाया था? बप्पा रावल ने गुहिल वंश की पहली राजधानी बनाया, पहली राजधानी बनाया। जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार। शाबाश, ऊंटों के देवता। अब देखो, आपसे पूछा जाता है ना, क्या खरनाल्या का चौधरी झरो के झांके, तो अपने को याद रखना है हड़बू जी। हड़बू जी जो है, इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं, शकुन शास्त्र ज्ञाता। अब ऊंटों के देवता पूछा गया, हड़बू जी का वाहन है सियार। गोगा जी, नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा। तेजा जी का वाहन लीलन। बाबू जी का वाहन काले रंग की केसर कालमी घोड़ी। तो यहां पर उत्तर हो गया पाबू जी। नेक्स्ट, किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है? जैसा आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि कृष्ण का अवतार अर्जुन का वंशज कहा जाता है। किसका वंशज कहा जाता है? अर्जुन के वंशज कहा जाता है, जिनके पगले पूजे जाते हैं, ब्यावले उनके गीत है, और नीला घोड़ा जिनकी सवारी है, लीलारो अस्वार जिसे कहा जाता है, नीला घोड़ा। रामदेव जी, क्या हो जाएगा? रामदेव जी। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी। इनके सबसे लंबा गीत लोक देवताओं में, सबसे लंबा गीत इन्हीं का है। नेक्स्ट, जीर्ण माता किस वंश की कुल देवी है? बहुत ही शानदार कोई देवी, देवता, गीत हर जगह से प्रश्न लिया गया है। राठौड़, सिसोदिया, चौहान, भाटी। भाटी, लाठी, राठी जैसलमेर होने वाला है। भाटी शासकों की कुल देवी स्वांगिया माता है। कौन सी है? स्वांगिया
माता है, सिसोदिया वंश की तो बाण माता है, और राठौड़ वंश की नागनेची माता है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन बच गया वो है चौहान। सबसे लंबा लोकगीत है, सर अभी बताया, अरे वो देवता थे, ये देवी है। सबसे लंबा गीत देवियों में जीर्ण माता मधुमक्खी वाली देवी है, मधुमक्खी वाली देवी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, कतरियासर बीकानेर में किस संत का जन्म हुआ? कतरियासर बीकानेर, तो आपको मैं बता दूं कि जाम्भोजी जिनका जन्म हुआ पीपासर नागौर में। कहां पर हुआ? पीपासर नागौर में जन्म हुआ था। और अपने बात करें दादू जी, इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में हुआ था 1544 ईस्वी में। इनका जन्म 1451 ईस्वी में। रामचरण जी का जन्म सोडा गांव जयपुर में हुआ, सोडा गांव जयपुर में जन्म हुआ। और यहां पर बात करते हैं, उत्तर हो जाएगा जसनाथ जी, कतरियासर 36 नियम जसनाती संप्रदाय में। ये भूमि जो है सिकंदर लोदी ने दी थी। किसने दी थी? सिकंदर लोदी ने भूमि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, रेण किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? दादू पंथ, निरंजनी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय या चरणदासी संप्रदाय? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चरणदासी अलग है, निरंजनी अलग है, दादू पंथ अलग है। रामसनेही संप्रदाय जो है, इनकी पीठों में अपने बात करें तो अपने को प्रश्न पूछा जाता है कि सिंहथल, रेण और खेड़ापा, जोधपुर, रेण, नागौर, सिंहथल, बीकानेर। तो रेण के अंदर दरियावजी, तो यहां पर रामसनेही संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है, शाहपुरा में। कहां पर है? शाहपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न, पीपाजी का जन्म कहां हुआ? काफी प्रश्न पूछे जाते हैं पीपाजी से कि मंदिर कहां है। मंदिर समदड़ी गांव, बाड़मेर। गुफा टोडा, टोंक। और छतरी गागरोन। तो जन्म भी कहां हुआ? गागरोन। वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह था। और बाद में ये संत बन गए। दर्जी समुदाय के लोग, दर्जी समुदाय के जो लोग हैं वो इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। बाड़मेर में रहकर इन्होंने कपड़े का कार्य किया था। गलियाकोट का उर्स कहां भरता है? गलियाकोट, जिसे अपने राजस्थान में यहां पर एक संप्रदाय है जिसका नाम है दाऊदी बोहरा, यहां पर मज़ार फकरी यानी फकरुद्दीन की दरगाह है। और वो किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में है। नाइस प्रश्न, आप सभी का अच्छा जवाब है। नृत्यों का, जैसे गढ़ों का सिरमौर था वैसे ही नृत्यों का सिरमौर है। भवाई नृत्य है, गवरी नृत्य है, घूमर नृत्य, वालर नृत्य। यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र का। गुरुजी बिना वाद्य यंत्र के तो कूद नृत्य भी होता है ना? बिल्कुल होता है जीवड़ा, कूद नृत्य भी होता है बिना वाद्य यंत्र के। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौरी भवाई जो है वो अपने हैरत अंगेज कारनामों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर गौरी जो है ये भीलों का हो गया। हमारा जो राज्य नृत्य है जिसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और अपने से बात की जाए कि 3 प्रकार से किया जाता है, घुमरियो, लूर, जिस प्रकार से। और इसमें 8 कहरवे की चाल, घूमर के 8 कहरवे की चाल क्या कहलाती है? सवाई कहलाती है। सवाई गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। कंजर जाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है भवाई नृत्य, अग्नि नृत्य, बम नृत्य, चक्री नृत्य। तो गोल चक्री कंजर धाकड़ खेला है। तो इनके द्वारा बम नृत्य जो है ये तो भरतपुर का है। कहां का है? भरतपुर का। अग्नि नृत्य बीकानेर का। कहां का? बीकानेर का। भवाई नृत्य मेवाड़ का। बाघोजी जाट से उत्पत्ति मानी जाती है इनकी। बाघोजी जाट जो थे उनसे उत्पत्ति मानी जाती है। केकड़ी के रहने वाले थे जिन्हें अपने जानते हैं। यहां हो जाएगा
चक्रीय नृत्य। एक होता है चरी। चरी नृत्य जो है वो गुजरों का है, गुजरों का, किशनगढ़, फलकूबाई। नेक्स्ट, कच्ची घोड़ी, काठ की घोड़ी। कच्ची घोड़ी यानी लकड़ी से शाब्दिक अर्थ हो गया काठ की घोड़ी, और कच्ची घोड़ी यानी कच्ची घोड़ी, काठ की घोड़ी। काठ माने 8, काठ माने 8, तो कच्ची घोड़ी, काठ की घोड़ी यहां पर याद रखना है। और इसका जो नृत्य है वो कहां प्रचलित है, वो है शेखावाटी में। कहां प्रचलित है, शेखावाटी में। कच्ची घोड़ी नृत्य में बींद, रसाला, रमगारिया, लश्कारिया गीत गाए जाओ, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन में मुंह से रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? शाबाश, बताए रखिएगा, गुड। हाँ, जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया। आपका उत्तर हो गया भवाई। इंडोनी संकरिया कालबेलियों का है, कालबेलिया, और ये भी इन्हीं का है। इसमें एक होता है बगड़िया, भीख मांगते समय। बाईपास याद रखना आप। नेक्स्ट, थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? उत्तर थोड़ा तेज दीजिएगा। रामदेव जी, हाँ, कभी भी थे। 24 वाणिया ग्रंथ लिखा है, थोड़ा तेज बताइएगा, आक्रमण तेज। धन्यवाद, धन्यवाद, जल्दी से बताइएगा। जेपी लोहावट, शाबाश, गुड। हाँ, आर रवि कुमार। देखो, आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हो, पुलिस लवर, मुझे, हम मेहनत कर रहे हैं, आपने बताया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, लेकिन आप लोग भी थोड़ा बढ़ाइएगा। ए फॉर एप्पल, बिल्कुल, प्रतापगढ़, थेवा कला, नाथूजी सोनी। पोमचा किस जिले का प्रसिद्ध है? चीड़ का पोमचा, गुलाबी पोमचा, पीला पोमचा, क्या होता है? चीड़ का पोमचा, गुलाबी पोमचा, पीला पोमचा। चीड़ का पोमचा विधवा महिलाओं के लिए, विधवा महिला के लिए। गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर, पुत्री जन। पीला पोमचा पुत्र जन। हाँ, डी डी डी, बिल्कुल, सबने सही बताया। किरण चौधरी, सनी झुंझुनू, जयपुर। दिनेश, जयपुर, जयपुर शब्द का सही है। जोधपुर का मोठड़ा प्रसिद्ध होता है, मोठड़ा। लहरिया और पोमचा जयपुर, ठीक है। हाँ, जोधपुर का बादला भी प्रसिद्ध है, बिल्कुल। ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें, डूंगरशाही ओढ़नी है, नौरंगी जूतियां हैं, सालावास की दरिया है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, पटेलिया, बीछो, लालर इत्यादि गीत किस क्षेत्र के हैं? ढोला थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारू, तीजो कसुमल रंग। बताओ, शाबाश। हाँ, तो ढोला थारे देश में उपजे 3 रतन, ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों के। ये अपने कर ही चुके थे रीजनिंग का प्रश्न। हाँ, ये बताओ, छुपी हुई आकृति ज्ञात करें। छुपी हुई आकृति किसमें? यानी ये जो चित्र दिया हुआ है, ये वाली आकृति आपको इसमें ढूंढनी है, कहां मिलती है। तो देखो, हम ऐसे करते हैं, ऐसे किया, ऐसे किया, क्या इसमें है? नहीं, इसमें तो ऐसे है, नहीं होगा। ये ऐसे करके इस प्रकार से आ गई, ऐसा भी इसमें नहीं है। इस प्रकार से करके इस प्रकार से आ गए, ये ऐसा भी इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, देखो, ऐसा किया, फिर ऐसा किया, अब उसके बाद में को देखते हैं, इसमें है भाई, ये रहा,
ये रहा, यहां पर पूरा कीजिए, ये देखो ये गया, और यहां से फिर उसके बाद में इस प्रकार से आइए और ये देखिए। अब हम सबके मायने देख रहे हैं कि इसके अंदर यहां पर नहीं आ रही है, इस प्रकार से हुआ ये, तो ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं बन रही, इसमें भी नहीं बन रही। ये जो आकृति है सेम बन रही है सी के अंदर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आपने क्या दिया? बहुत बढ़िया, शाबाश, सी जवाब, गुड, वेरी गुड, शाबाश। 48 घंटे में अधिकतम कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? यानी आपसे पूछे 360 डिग्री का कोण, आपसे पूछे 0 डिग्री का कोण, आपसे पूछे अधिव्यापन कोण, एक ही बात है सारी की सारी, एक ही चीज होती है। क्या होता है 360 डिग्री? यानी अपने पास में जो घड़ी होती है उसके ऊपर जो ये सुई होती है, इसके ऊपर जो दूसरी सुई आ जाती है, इसको बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये जो है 48 घंटे का पूछा है, 1 घंटे में एक बार, ये तो हमें पता ही है। फिर अपने बात करें 12 घंटे में 11 बार। ओ गुरुजी, तो गलत बात है, 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था। अरे जीवड़ा, जिया मानो अपना घड़ी है, इजा 12 बज रहा, इजा 11 बज रहा, इजा 1 बज रहे हो, ठीक है। अब एक माइन बा एक बार ही तो आके बीच में आवे है, एक बार ही दोनों के बीच की बात हो रही है जनाब, वो एक कम हो जाए एक माइन, ठीक है। फिर अगर अपने बात करें 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी हो गई? 22 बार। और अब की बार पूछा हमारे से 48 घंटे में, तो कितनी हो गई? 44 बार। तो उत्तर आप लोगों का क्या आया? 44। बहुत बढ़िया, फास्ट, गुड, शाबाश। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का, आपने वो गाना सुना होगा, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते मरते जाएंगे, देख लेना, हाँ देख लेना, वही बात आपको याद रखनी है। दिन महीने साल, क्या बोला है? दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। अब इसके अंदर जो पूछा है सबसे पहले वो ले लो, 1 जनवरी 2003, वर्ष क्या हो गया? 2003, महीना पहला, दिन 1। अब किस व्यक्ति का जन्म? यानी 1982, ये लिख दो। सितंबर यानी 9वां महीना, तारीख कितनी होगी? 15। अब क्या एक में इसको घटाना है, बस इतनी सी बात है। अब इसमें से घटाएं कैसे? तो इधर वाले से इधर पास के लेके जाएंगे, तो महीना कोई भी हो, चाहे 31 का हो, चाहे 28 का हो, चाहे 30 का हो, कोई भी महीना हो। अब जब इधर संख्या लेकर जाएंगे तो हमेशा 30 लेकर जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? 30। तो यहां पर अब क्या हो गया जीवड़ा? ये 1 था, ये तो बच गया अब 0। अब ये 1 यहां पर था, 30 इसके अंदर जोड़ दिया तो कितने हो गए? 31। 31 माइनस 15, उत्तर आ गया 16। क्या आ गया? 16। अब यहां 0 बचा हुआ है, अब इधर से फिर इधर लेके जाएंगे तो 1 साल पूरा लेके जाएंगे, और साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो यहां पर 1 साल लेकर आ गए तो कितने महीने आए? 12 महीने आ गए। तो 1 साल लेकर आए, और यहां 2003 की जगह क्या बच गया? 2002 बच गया। 12 में से 9 गए 3, 12 में से 9 गए 3 माह, यानी यहां पर 3 माह आ गए, यहां पर 16 दिन उत्तर आ गया। अब यहां पर 2002 और 1982 के अंदर आप अंतर देख ले, कितने का है? 20 का है। तो 20 वर्ष 3 माह 16 दिन, यहां पर आपका उत्तर आ जाता है 1 नंबर। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। नेक्स्ट, 4 मित्र हैं ABCD, वो कोई अलग अलग गेम खेलते हैं। अब ऐसा प्रश्न आए, समय बचाना है आपको, कुछ नहीं करना। ABCD देखते हैं यहां पर, ABCD क्या क्या गेम खेलते हैं भैया? एक खेलता है सर फुटबॉल, एक खेलता है फुटबॉल, फुटबॉल लिखा हुआ है, फुटबॉल। दूसरा क्रिकेट, तीसरा हॉकी, चौथा यहां पर दिया है बास्केटबॉल भी। क्या दिया है? बास्केटबॉल भी उन्होंने दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, देखो समझ लीजिए ध्यान से, बहुत आसान प्रश्न है, रीजनिंग बहुत ही आसान है, जुड़ा सीखो इन्हें। ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, ए और बी
फुटबॉल और क्रिकेट। ए फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। बी फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। हाँ, आपका क्या जवाब आ रहा है? कोई बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। चलो, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ए बास्केटबॉल भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। डी बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेलता है। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। सी हॉकी खेलता है, डी भी हॉकी खेलता है और बास्केटबॉल भी सी उसके साथ में खेलता है। अब यहां अपने को ये देखना है, ए हॉकी नहीं खेलता। ए हॉकी कौन नहीं खेलता है? ए और बी क्रिकेट, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, बी और सी। ए और डी बास्केटबॉल फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी कौन नहीं खेलता है? उत्तर क्या आ रहा है? ए। तो आपके ऑप्शन में क्या आ गया? यहां पर ये ए आ गया, ये बिल्कुल देखिए ये नहीं खेलता है। उसके बाद में बी बास्केटबॉल नहीं खेलता, सी भी बास्केटबॉल नहीं खेलता, सी फुटबॉल भी नहीं खेलता, डी क्रिकेट नहीं खेलता। अब क्या प्रश्न है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वही चित्र है, प्रश्न को देखिए। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलते हैं? आपने एक बार डायग्राम बनाया, इसके चाहे 10 प्रश्न पूछे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन है जो फुटबॉल भी खेलता है? क्या खेलता है? एक तो फुटबॉल देखना है, एक हॉकी देखना है, एक बास्केटबॉल देखना है। कौन है जो तीनों चीज खेलता है? ये डी खेलता है। देखो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। क्या ऑप्शन में यहां पर डी दिया हुआ है? जी बिल्कुल सर, ये दिया हुआ है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। इससे आसान प्रश्न क्या आएगा? शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्न आकृति भिन्न अलेख बेमेल को छांटिए। ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कभी गुणा करना पड़ता है, कभी माइनस करना पड़ता है, कभी स्क्वायर, कभी क्यूब, कभी प्लस करना पड़ता है, कभी घटाव करना पड़ता है। तो हम देखते हैं यहां पर 1 0 ऊपर 1 प्लस 0 क्या आया? 1। 3 प्लस 4 क्या आया? 7। 2 प्लस 4 क्या आया? 6। 2 प्लस 3 क्या आया? 5। तो हम देखते हैं कि इस डायग्राम में 2 प्लस 3 यानी क्या होता है? 5 होता है, तो ये दिया हुआ है। 3 प्लस 4 7 होता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और 1 प्लस 0 1 होता है, ये दिया हुआ है। तो यहां पर उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि 6 आना चाहिए था, यहां 2 रह रखा है, यहां पर क्या आना चाहिए था? 6। तो हमारे पास में कितना शानदार प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यदि x 7 है, y 4 है, z 9 है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? आपके सामने ऑप्शन है, इसको करते हैं। देखो, x प्लस y प्लस z बराबर 20 ऐसे आया है। x का मान हमने क्या रखा? 7 प्लस y का 4 प्लस 9। 7 और 4 11 और 9 और गुरुजी 20, यानी ये बात तो सही है। फिर अपन ने लिखा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 13 आना चाहिए। x का 7 है, y माइनस 4 प्लस 9। तो देखो पहले प्लस कर लेते हैं अपने। तो 9 और 7 कितने होते हैं? जी 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में से 4 गए, 12 बचने चाहिए। 16 में से 4 गए, कितने हो गए? 12। या ऐसे कर लें, 7 में से 4 गए 3, 9 और 3 12। ठीक है, ये भी, ये वाला नहीं होगा। अब बात करते हैं अपने इधर, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। x का 7, y का 4 माइनस के 9। 7 और 4 11, 11 में से 9 गए 2, ये भी नहीं होगा। अब यहां पर माइनस x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 12। तो माइनस के 7 प्लस 4 माइनस 9। इसमें अपने देखते हैं कि जी 7 और 4 11, यही आ रहा है क्या? माइनस के 7 फिर 4 फिर माइनस के 9। तो सर माइनस माइनस वाले को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? ये हो गया 16। अब 16 में से गुरुजी 4 घटा दिया,
तो माइनस का हमारे पास में क्या आ गया, सॉरी हाँ माइनस का क्या आ गया 12। तो ये वाली बात तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारे पास में 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। आपका क्या उत्तर आया, 1 और 4 दोनों सही है। हाँ नेक्स्ट, सभी गायक नर्तक है, कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है। तो ये गायक हो गए, सभी गायक जो है, और ये जो है नर्तक हो गए। उसने कहा कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है, यानी ये जो है ये हो गए प्लम्बर। अब न तो कोई गायक प्लम्बर है, न ही कोई नर्तक है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। कोई प्लम्बर गायक नहीं है, हमें भी पता है कोई प्लम्बर है जो गायक नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ गायक प्लम्बर है, कुछ गायक प्लम्बर है, ना ना, कुछ गायक प्लम्बर कहां है, नहीं है। कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक जो हैं वो गायक भी हैं, ये बात भी सही है। तो ये तो कुछ गायक प्लम्बर है, ये बात तो गलत है। कुछ नर्तक जो हैं वो गायक हैं, ये बात सही है। 1 और 3 ये जो है अनुसरण करते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी प्लम्बर गायक नहीं है, बिल्कुल अनुसरण करता है। कुछ गायक प्लम्बर है, कहां है प्लम्बर, नहीं है, ये नहीं करता। कुछ नर्तक गायक है, कुछ नर्तक जो है वो गायक भी है, ये करता है। सी ऑप्शन इस नहीं, इसका डी होगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहां जो संख्या आने वाली है, आप देख रहे हैं 6 6, तो 6 इंटू 6 36, 4 इंटू 8 32, 7 इंटू 2 14। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। कितना आसान प्रश्न है, देखते ही हो जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लिनिक में एक लड़के के घाव को पट्टी करी हुई नर्स से उसके सहकर्मी ने पूछा कि उस लड़के का उस नर्स से क्या संबंध है। उसने उत्तर दिया, मेरे मामा और उस लड़के के मामा एक ही हैं, उस लड़के का नर्स से क्या संबंध है। यानी ये एक नर्स, यानी महिला जिसकी अपने बात कर रहे हैं, क्लिनिक में एक लड़के के घाव को पट्टी कर ही हुई नर्स से उसके सहकर्मी ने पूछा कि उस लड़के का उस नर्स से क्या संबंध है। उसने उत्तर दिया, मेरे मामा। यानी ये लड़की जो है इसकी एक माँ है, इस माँ का एक जो भाई है, ये भाई है, ये क्या लगता है मामा, क्या लगता है मामा, इसका मामा लगता है, मेरे मामा। और उस लड़के के मामा, उस लड़के के मामा ये हो गई, इसका कोई भाई रहा होगा, इस भाई तो फिर इसका कोई पुत्र रहा होगा, इसका ये मामा हो गया। उस लड़के के मामा एक ही हैं, मेरे मामा और उस लड़के के मामा, तो इंगा भाई का मामा भी हो, एक ही हो गया ना। तो उस लड़के का नर्स से क्या संबंध है, तो ये हो गया यहां पर भाई का पुत्र। क्या हो गया, आप बताओ भाई, क्या आता है बताओ, भाई बहन आया क्या, पुत्र भाई, भाई का पुत्र बुआ, क्या उत्तर आ रहा है, बहन। उस लड़के का नर्स से क्या संबंध है, वो लड़का जो है वो नर्स का क्या लगता है, पुत्र लगता है। बिल्कुल, ये उत्तर यहां पर सही हो गया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों से सही आकृति को चुनना है। जो ऐसा दिया है वही इसमें चुनना है। अब इसको इस प्रकार से था, ये इसको 180 डिग्री घुमाकर उन्होंने इस प्रकार से कर दिया, और यहां एक बिंदु था, यहां पर 3 बिंदु लगा दिए, बढ़ा दिया। अब हमारे पास में इस प्रकार से है, ये इसको घुमाकर 180 डिग्री पर करना है, और इसके ऊपर बिंदु कितने लगाने, 5। अब बताओ, यहां से घूमेगा तो ये इधर, फिर ये इधर मुंह कर लेगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे देखो, इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह नीचे आ गया, इसका मुंह उधर है, इसका मुंह इधर कर दो। ये अगर दिया 1 2 3 4 5, किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। फटाफट पलक झपकते ही रीजनिंग के प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थी के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे, उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे। पानी पीऊं तो जल्दी बताओ कितना है उत्तर।
गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हिम्मत नहीं आ रही है अपने, बिल्कुल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैंने क्लास शुरू होते ही कहा था कि क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, सीखिएगा। सीखने वालों के लिए तो बहुत अच्छी है। सुपर क्वालिटी गुरुदेव साइंस बाय मनोज सर, धन्यवाद धन्यवाद मनोज जी सर, कैसे हैं आप? खंडेला से हैं मनोज जी सर। यहां पर देखते हैं, उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे, उसके माता पिता को सूचित करेंगे, कक्षा कक्ष में सुझाव देंगे सुधार करने की। उपचारात्मक उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहूं। एक टाबर है, भी टाबर का चोट लागी, आप डॉक्टर कन गया, डॉक्टर ने पट्टी कर दियो। बिना के बोल रहे हैं आप उपचारात्मक शिक्षण। पिछड़े विद्यार्थी, अब कोई टाबर दो टाबर है, बिना के कारण हो उसके वो पिछड़े किए हैं। कक्षा कक्ष, यहां ये बालक बैठा है, इसे साफ दिखाई नहीं दे रहा, यह भी कारण हो सकता है। उसे सही से सुन नहीं रहा, यह भी पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। उसके पास वाले बेंच आवाज ज्यादा करते हैं, यह भी कारण हो सकता है। इन्हीं सभी को सुधारना ही तो उपचारात्मक शिक्षण है। वेरी गुड, ए उत्तर सही है। नेक्स्ट, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? अभी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। लेकिन हम देखते हैं प्रौढ़, प्रौढ़ यानी अपने जो दादा दादी थे उनको नाम ही नहीं लिखना आता, पढ़ना ही नहीं आता, तो उन लोगों के लिए हमने स्कूली शिक्षा शुरू की, ताकि जो है राष्ट्र का विकास हो सके। क्या हो सके? राष्ट्र का विकास। वो थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाए, जैसे ये लिखा हुआ है शिक्षण अभिरुचि, तो जो दादा दादी अपना मायत जकाना आपा बोलिया करा, हाँ बान लोगों ने पढ़ानो, ठीक है, थे भी घर पढ़ा जो। बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है? गुरुजी, बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है? लो भाई, मेरे विचार में तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि वह पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, शिक्षा दूर हो सके, क्योंकि बालक बालिका समान है। बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी शिक्षित होती है। मैं रोज क्यों लाइव लेकर आता हूं आपकी मैडम, ताकि वो सीखे। वो बस चकला बेलन लेकर रोटी बनाना काम ना सीखे, बात सीख सी तो काल आपका टाबरान सही पढ़ा ले सी, आपका टाबरान सही पढ़ा ले सी, आपके घर जासी तो आपका पीर अलान सही बता दे सी, शास्त्रा में रहसी तो आपका देवरान बढ़िया पढ़ा दे सी, ननदान पढ़ा दे सी। तो वह एक महिला पूरे आपका घर ने और पीर आला घर ने दोनों ने 2 पीढ़ियां सुधार सके है, और आपके बच्चा का भविष्य भी सुधार सके है। कितनी पीढ़ियां जुड़ जावे देखो। तो आपनो इंग उत्तर होसी बी। क्या होसी भाई? बी। बहुत बढ़िया। आज रीजनिंग और जीके के प्रश्न कहां से लाए थे सर? मस्त है। अरे मैं तो मस्त ही पढ़ाऊं थे, तो शेयर कौन करूं रंजना जीवड़ा में कहीं करूं। हाँ। नेक्स्ट, छात्रों के प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए? उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए प्रगति पत्र? उनके बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए, उनकी रुचि अपने बच्चों की शिक्षा जगाने के लिए। अध्यापकों का उत्तरदायित्व बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है, कमजोर विद्यार्थियों को ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि उनको बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए उनको प्रगति पत्र दिया जाता है, उनके अभिभावक यानी माता पिता को, ताकि ये पता चलता रहे कि उनका बच्चा नील है, पढ़ाई में होशियार है, कमजोर है, उस पर कहां पर कार्य किया जा सके। किशोरों में तनाव तो ये सबसे ज्यादा होता है। आज के जीवन में लोग कहते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, वाई दिस कोलावेरी, क्यों करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं, काम करते हैं पूरे दिन, उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने क्या काम किया पूरे दिन। वो तनाव में आ जाते हैं, उन्हें हर कोई डांट देता है, उन पर गुस्सा कर देता है, वो अपनी भावनाओं को बता नहीं पाते। ये क्यों होता है? अपनी पहचान न होने से। बिल्कुल, पहचान ही कौन थारी, कोई थाना कुछ कह दे। जैविक विकास में अभिवृद्धि से ना ना ना। आदर्शों की खोज से आदर्श नहीं है, नहीं। सामाजिक अमान्यताओं से बिल्कुल डी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। सामाजिक अमान्यताएं क्या है? जैसे
एक छोटा बालक है, वो अपने पापा के पास गया, पापा पापा आप बीड़ी मत पियो। पापा ने कहा चुप कर, ये तेरा काम है क्या, तू बताएगा मुझे। बेचारा बालक अब की बार पापा से नहीं बोलेगा। पापा चाहे हुक्का पी जाए पर बालक नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी भावनाओं को दबा दिया गया। अब घर वाले दो चीजें बोलते हैं। अगर वही बालक बाहर जाकर किसी लड़की को छेड़कर आ जाए तो घर वाले क्या बोलेंगे, अब तू बच्चा नहीं रहा है जो ऐसे काम कर रहा है, उसको धमका दिया गया। और वही बालक जब चार आदमी बैठे हो, कोई बात हो, उसमें वो बोल जाए पापा इसको ऐसा करना चाहिए, तब क्या बोलेंगे, चल यहां से, बच्चों का कोई काम नहीं है। तो वो सोच ही नहीं पा रहा है कि मैं बड़ा हो गया कि मैं छोटा हूं, उसको कुंठित कर दिया जाता है। हाँ, ये चीजें इसमें आती है। नेक्स्ट, मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है। मूल्यांकन, एक होती है मापन विधि, एक है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन क्या होता है, जैसे कोई बालक है, उसकी हमें कमजोरियां या क्षमताएं ज्ञात होती है, परिणाम पुण्य शिक्षा के लिए उपयोग है, सभी छात्रों की उत्प्रेरणा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने का आधार है। मेरा कहने का मतलब है, कोई बालक है, भी बालक ने आप मूल्यांकन विधि सु जान सका कि भी कमजोरी खटा है और भी क्षमता खटा है, यानी 1+1 उसको करने को दिया तो उसने कर दिया 2, यानी वो कमजोर तो नहीं है, लेकिन 11 - 9 + 1 × 2 + 4 अब उसे करने को दिया तो वो समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब यहां पर वो कमजोर हो गया। यहां उसकी क्षमता दिख रही है लेकिन यहां वो नहीं दिख रहा, तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं, हम उसे सिखाते हैं। ये चीजें जो है वो उसको क्या है कि और ऊर्जावान बनाती है, ये हमें यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा, एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है। जैसे आप लोग, जब मैं कहता हूं कि अंतिम प्रश्न में कमेंट में जवाब देकर उत्तर बताना, आप लोग कभी नहीं बताते हैं, तो मेरा दिल टूट जाता है कि आप 1000 विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते। तो मुझे नहीं पसंद है। मुझे पसंद है कि विद्यार्थी वहां कमेंट करे, मुझे भी लगे कि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए, मुझे और किताबें पढ़नी चाहिए, मैं और अच्छा प्रयास करूंगा। आपके ऊपर, हाँ, जो उसकी प्रशंसा करें, ना ना, मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेता हूं, बुराई करने के लिए तो सारा जहां बाकी है, सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, जो चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, नहीं 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 नहीं, आपको नहीं सुननी है, आपको पढ़ना है, जवाब देना है प्रश्नों के। जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे, जैसे मैं मैडम के साथ टॉक टू विद, लड़ाई एंड फाइट एंड क्वेश्चन टू, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बार बार पूछे, बिल्कुल सी। राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है। निर्धनता, बिल्कुल गरीबी, ज्ञान का विस्फोट, वो तो सबगन हो रहे है, निरक्षरता और अपर्याप्त पोषण। यानी एक होता है साक्षर, साक्षर माने पढ़ा लिखा, साक्षर माने पढ़ा लिखा, और निरक्षरता माने यहां पर अनपढ़। अब आप कहोगे सर अनपढ़ अकबर भी था, अनपढ़ अलाउद्दीन खिलजी भी था, फिर उन्होंने से कैसे राज किया। अरे भाया, जितो ज्यादा पढ़ांगा आप पढ़ांगा, अपनो समाज पढ़ लो, गांव गांव में बातां जासी, लेकिन आप अगर अनपढ़ रह गया तो वही पुछते नहीं काम जो कि न हर किसी ने वंश के अनुसार मिली है, वो अपन करनो पड़सी। तो पढ़ाई जरूरी है। थे अगर कोई काम कर रहा हो तो सोचो विधान 10-15 हजार रुपया मिल रहा है और ते भी पर डिपेंड हो जाओ, बात हरी कला है, बात कद भी कर सको हो पूरी जिंदगी के मायन। अगर थे आज पढ़ लिख गया, 1 साल री मेहनत कर गया तो थे नौकरी लाग जाओगा, लेकिन आप वो कार्य जो सीख चुके हो उसी कार्य को आप लगातार निरंतर कर रहे हैं, तो ये आपकी मूर्खता होगी। क्योंकि मैंने अभी देखा था कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में एक इंसान मिला मुझे, जिसने अपने जीवन के 30 वर्ष, 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष यानी 5 साल एक ही कार्य को करते करते बिता दिए। अचानक भर्ती आई, उसने अपने बेटे की कसम खाई और कहा कि बेटा इस बार आर या पार की लड़ाई है, जो काम मुझे आता है, जो मैंने आज तक सीखा है, उसे मैं जीवन में कभी भी कर सकता हूं, लेकिन मेरी उम्र में यह नौकरी दोबारा नहीं आएगी। उसने 1 साल मेहनत की और वो आज कंप्यूटर अनुदेशक में चयन हो गया। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट, अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं? बताओ। व्यक्तित्व द्वारा, बिल्कुल ये जो पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कपड़े कभी भी मास्टर के लिए तय नहीं करते कि उसके पास ज्ञान कितना है, ये नहीं तय करते। पहनावे नहीं तय करते, उनका व्यवहार। हो सकता है कि कक्षा कक्ष में मैं आपसे रूड व्यवहार करता हूं, लेकिन आप याद रखना, नीम सदा कड़वा जरूर होता है, लेकिन वह रोगों को दूर करता है। आपको मीठी बोली से बचना है, क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो वह आपको सफल नहीं होने देगा। आप पर किया गया रूड व्यवहार, आपसे अपने अध्यापन के माध्यम से आपको सिखाया गया, आपके लिए दिन रात मेहनत किया गया, वो होता है उनका अध्यापन, जिसके द्वारा वह सिखाने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं कि हर बालक एक बार में सीख जाए। जब तक अंतिम बालक नहीं सीखता तब तक टीचर को आगे नहीं बढ़ना है। निम्नलिखित में कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है? रेडियो सुन सकते हैं, ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं, OHP पता नहीं क्यों है, क्यों है भैया OHP? एक अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए? कौन से व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए? फटाफट शाबाश, शेयर लाइक करते रहें, हौसला देते रहें। एक बार रेवंत जी बोल रहे हैं कि सर आपके पास लगता है BSTC का पेपर पहले आ गया, आज हम 500 प्लस लेकर आ ही जाएंगे। अभी थारू 500 प्लस के थे, आज 1000 भी कोने थे, दिल तोड़ दियो। पता नहीं कहाँ बैठे हैं। मैं कह रहा हूं ना, हम तो उजड़े हुए चमन है, लास्ट में याद आएंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि कांटो। अच्छा, प्रोजेक्टर होता है क्या? OHP प्रोजेक्टर। कौन से व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए एक अध्यापक में? उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, आवाज मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है वह अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए, इनकी उसके अंदर चेतना होनी चाहिए। रात के 9 बजे और मैं लाइव आ जाता हूं, क्यों? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, कभी कभी घरेलू कार्यों के कारण मैं आपसे दूर भी हो जाता हूं, और यही कारण है कि आप सब जो है लगातार नहीं जुड़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? वो चलाना वापस कमेंट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कहां हुआ करता था? स्कूलों में। और व्हाइट बोर्ड कहां है? कोचिंगों में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग नहीं, प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थी होने के नाते आप टेलीविजन पर किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? मैं प्राथमिक कक्षा को हूं और मैं क्या देखूंगा भाई? अब मैं कोई सनी लियोन का गीत तो देखना को नहीं, मन शिक्षा संबंधित चीजें चाहिए। आज के टाइम पर तो क्या गया, वो चल नहीं गाना सा भी चल रहे है, बॉलीवुड वाला कहीं पानी पानी हो गई, पता नहीं कौन सा चल रहे, बाऊ क्या सारों को सारो काम खराब हो गया। तू टिप टॉप चलती है, माना ये साड़ी तेरी, हाय हित की गलती है, रुक तो जातू है कौन, रुक तो जातू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, वो ये गीत आवे नहीं, ये चीजें खराब कर दी। अब अपन सीखना है शिक्षा संबंधी बात, ये चीजें अब नहीं रही है, तो शिक्षा संबंधी बातें होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश पवन शर्मा, गुड। गणित किस प्रकार का विषय है? तर्क पर आधारित, कठिन, सरल, अरुचिकर। अरुचिकर तो लागे ही है, सरल नाना, कठिन नाना, तर्क पर आधारित, गणना पर आधारित। तर्क पर और गणना पर आधारित जो है वो है गणित। अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है? जब प्रत्येक उसमें भाग लें, इसमें उत्तेजना उत्पन्न न हो, विचारों का उद्दीपन हो, सभी विचारों के समावेश निर्णय पर पहुंचे। थोड़ी देर थारू बात भी कर लू मैं। अरे वाह भाई, 463 हो, मतलब 500 कर्ज को थे हिम्मतदार में करके दिखाओ। फिर लाइव स्क्रीनशॉट लेवा और चाला, लाइक शेयर कर दो फटाफट। थाना गाजी कृष्णा जी, राम राम सा, राम राम। तो यहां पर बात करते हैं अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है? जब सभी विचारों के समावेश में निर्णय पर पहुंचे। सिर्फ 30 जने तो बाकी, अब तो कर ले हैं। नेक्स्ट,
गैर औपचारिक शिक्षा को सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, परिवार सामाजिक। देखो, एक होती है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, और एक है हमारे पास में गैर औपचारिक। इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन गैर औपचारिक शिक्षा कहां पर दी जाती है, अपना प्रश्न ये है। हम सारी चीजें स्कूल में नहीं सीखते, हम सारी चीजें जो है अपने परिवार से भी सीखते हैं, हमारे समाज से सीखते हैं, हमारे धर्म से सीखते हैं, उसे बोलते हैं गैर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो हमें कहां पर प्रदान की गई, स्कूल में, और गैर औपचारिक शिक्षा जो हमें परिवार दिखाता है, समाज सिखाता है, धर्म सिखाता है। हम सनातन धर्मी हैं, हमारा समाज, हमारी जाति क्या है, हमारा परिवार, उसमें कई चीजें हमको सीखने को मिलती है। हाँ। एक अच्छे शिक्षक की प्राथमिकता होती है, अच्छा अध्यापक किसको प्राथमिक, प्राचार्य को नहीं, सहकर्मी को नहीं, सचिव संचालक को नहीं, विद्यार्थी ही है जो टीचर को महान बनाता है, विद्यार्थी है जो टीचर को आगे लेके जाता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आप शेयर कीजिए, तो आप ही लेके जाते हैं, मैं कहां से शेयर करूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना। तो फिर विद्यार्थी, तो मेरे लिए एक शिक्षक की प्राथमिकता क्या है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग। बिल्कुल। नेक्स्ट, अगर आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो शुरुआत करेंगे, बताइए कहां से शुरुआत करेंगे। गुड। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। सुनाराम जी पोल्टिया ये कह रहे हैं कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, बस उन्हें ही करके दिखाना है। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। यहां पर उत्तर होगा, शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो शुरुआत प्राथमिक स्तर पर करनी होगी, किसी भी स्तर पर नहीं होती, प्राथमिक, फिर सेकेंडरी, फिर स्नातक, इस प्रकार से। नेक्स्ट, शिक्षण कार्य में सफलता के लिए आवश्यक गुण है भौतिक दृष्टिकोण, निपुणता तथा अनिश्चितता, अस्थिरता तथा अनिश्चितता, अधिकारवादी दृष्टिकोण। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। इसने थोड़ा सा, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, यहां पर होगा निपुणता तथा धैर्य व सजगता। यानी जरूरी नहीं है कि आप सभी को मेरी बात समझ में आए, तो मुझे धैर्य रखना जरूरी है। एक को समझ में आ गया, दूसरे को मैं उस पर मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, उसको भी समझाना है। सजगता वही नहीं कि हम जो पहले सीखा हुआ वही चीज पढ़ाते रहे, हमें नया इंप्रूव करना है, क्या करंट में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उन चीजों को सिखाना है। ठीक है, ये चीजें सफलता के लिए आवश्यक गुण होते हैं। स्कूली स्तर पर शैक्षणिक संबंधी निर्देश दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं एनसीईआरटी द्वारा। कोई भी अनुसंधान करना है, शिक्षा से संबंधित अनुसंधान व प्रशिक्षण, एनसीईआरटी जो सर्वोच्च संस्था है शिक्षा की, उसी में होता है, ये हो जाएगा। अब भाई वो थारो एक लास्ट प्रश्न है, यो वालो, तो अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। अरे भाई आपको पता है, मैं थान बता रही हूँ, आप मैडम जी को प्रश्न है कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दियो, जी यही बात देखा बार राजी हो जाओगे, मेरा प्रश्न हो जवाब आयो। देखो मैं थान पहले उत्तर बता रही हूँ, जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लेना। जन स्वर संधि उसी, हाँ, स्वर संधि का 5 भेद हुआ, दीर्घ हुआ, गुण हुआ, वृद्धि हुआ, अयादि हुआ, यण हुआ, 5 प्रकार स्वर संधि का। उनमें से यण, जिसमें आपको पता रहना चाहिए यह और वह से पहले आधा अक्षर आता है, तो यहाँ यह वह से पहले आधा अक्षर। उत्तर बता देना कमेंट में ये वाला, ठीक है, मैं साफ कर रहा हूं। और बताओ आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने साथियों को बोलिएगा। कल फिर क्लास होनी चाहिए कैसी ही, जिसमें रीजनिंग वगैरह सब कुछ हो, क्या क्या होना चाहिए नया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।